तो सीरीज की शुरुआत में हम एक बड़ी सी फैमिली को अपने गांव वाले घर पे आते देखते हैं। इनका स्वागत घर का केयर टेकर करता है जिसका नाम गोन्या है। अब क्योंकि परिवार में ढेर सारे लोग हैं तो मैं आपको फैमिली ट्री देन सबकी रिलेशंस और इंटेंशंस बता देता हूँ ताकि आगे की कहानी समझने में आपको आसानी हो। तो ये घर ओरिजिनली यहाँ आए हुए लोगों के दादाजी का था जिनका नाम अंतु सेठ था और अंतु सेठ के दो बेटे थे। पहले बेटे का नाम जयराम और दूसरे बेटे का नाम दीनू था। फिलहाल परिवार के सभी लोग इस गांव वाले घर पे इसलिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि दीनू सेठ कुएं में गिरकर खत्म हो गए हैं। दीनू सेठ का एक ही बेटा है जिसका नाम केशव है और कायदे से जब इस घर का बंटवारा होगा तो आधा हिस्सा उसका ही होगा। केशव शादीशुदा नहीं है और उसकी फाइनेंशियल हालत भी कुछ ठीक नहीं है। स्टिल वो घर को बेचना नहीं चाहता है क्योंकि इस घर से उसकी यादें जुड़ी हैं। वहीं जयराम के 3 बच्चे हैं और तीनों घर को बेचना चाहते हैं। बड़े बेटे का नाम मनोज है और उनकी बीवी का नाम शलाका है। इनकी एक बेटी भी है नेम्ड सयाली जिसको अस्थमा की प्रॉब्लम है। इनफैक्ट अस्थमा अटैक आने पे उसे फौरन इनहेलर चाहिए होता है। अब मनोज और शलाका की बातों से हम समझ पाते हैं कि इनकी रिलेशनशिप बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इनफैक्ट शलाका चाहती है कि जल्द से जल्द ये घर बिक जाए, देन उससे जो पैसे मिलेंगे वो मनोज शलाका को वापस करे। क्यों वापस करे? क्योंकि शलाका की जो फैमिली थी वो मनोज को पहले पैसे दिए थे और ये सब होने के बाद शलाका मनोज से डिवोर्स ले लेगी। नाउ जयराम का दूसरा बेटा है कार्तिक जिसकी बीवी का नाम माधवी है। माधवी को लोग प्यार से मधु भी बुलाते हैं। तो एक्सप्लेनेशन के दौरान मैं माधवी बोलूं या मधु दोनों एक ही इंसान को रेफर करने के लिए है। और हाँ, माधवी फिलहाल प्रेग्नेंट है। कार्तिक भी फौरन इस घर को बेचना चाहता है क्योंकि यहाँ से मिलने वाले पैसे से उसे मुंबई में अपना नया घर लेना है। लेकिन फॉर सम रीजन माधवी को ये गांव वाला घर पसंद आ रहा है जिस वजह से वो चाहती है कि ये घर ना बिके और वो यहीं पे रहे। देन मनोज और कार्तिक की एक बहन भी है नेम्ड नयना जिसकी शादी तो हो चुकी थी लेकिन उसका पति शायद नहीं बचा। इसके बाद नैना के ससुराल वाले उससे सब कुछ छीन लिए और ऐसे में नैना को पैसों की बहुत जरूरत है। तो हाँ, इन सब में सबसे ज्यादा डेस्परेट नैना ही है और वो चाहती है कि ये घर बिक जाए। इनफैक्ट वो तो एकदम लालची औरत जैसा बर्ताव कर रही है। इन सब के बीच है घर का केयर टेकर गोनिया जो कि इन सब के इंटेंशंस को समझता है और गोनिया को यहाँ अंतु सेठ ही लेके आए थे। मतलब तब से ही वो इस परिवार की देख रेख कर रहा है। नाउ लाइक आई सेड बिफोर, इन केस घर बिकता है तो आधा हिस्सा केशव को मिलेगा और बाकी के आधे हिस्से का 3 भाग लगेगा जो कि मनोज, कार्तिक और नैना का होगा। अब यहाँ हम कुछ बातें समझ पाते हैं। लाइक दीनू सेठ दशावतार में परफॉर्म करते थे और वहाँ वो औरत वाला रोल करते थे, यानी वो साड़ी पहनते थे, अपने पत्नी के गहने पहन लेते थे। इनफैक्ट उन्हें लड़कियों जैसा सजना सवरना काफी पसंद था। इस वजह से गांव के लोग उन्हें चिढ़ाते थे। इनफैक्ट घर में उनका भाई भी उनकी इज्जत नहीं करता था। इस कारण से दीनू सेठ का जो बेटा केशव है वो भी बचपन में काफी बुली हुआ था। और तो और मनोज, कार्तिक और नैना भी केशव को काफी बुली किया करते थे। यही कारण है कि केशव अपने पिता को हेट करने लग गया था और अभी भी उसे अपने पिता की विजन्स आती है जिससे वो परेशान होता है। नाउ वी टॉक अबाउट जयराम। जयराम बहुत ही छल कपट वाले इंसान थे जो कि काफी गांव वालों को ठग लिए थे और उनके अंदर जो लालच था कहीं ना कहीं उनके बच्चों में भी आया है। मतलब मनोज, कार्तिक और नैना में, जो कि किसी तरह इस घर को बेचना चाहते हैं और उससे मिलने वाले पैसे पे आंख लगा रहे हैं। नाउ करंट सिचुएशन में भी कार्तिक ना सिर्फ दीनू अंकल का मजाक बना रहा था बल्कि वो केशव के बारे में भी उल्टी सीधी बातें बोल रहा था। माधवी केशव को ऐसी बातें बोलने से मना करती है। अब क्योंकि केशव घर नहीं बेचना चाहता था तो कार्तिक और मनोज से उसकी कहासुनी हो रही थी। ओवरऑल जयराम के बच्चों को इस बात में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था कि वो लोग दीनू सेठ की लास्ट रिचुअल्स करने आए हैं। रादर वो तीनों तो घर के बंटवारे में ज्यादा इंटरेस्टेड थे, जस्ट लाइक देयर फादर, क्योंकि उनके पिता भी इसी तरह से लोगों को ठगते थे। खैर गोन्या यहाँ बताता है कि फाइनल राइट्स में 3 प्रक्रिया है तो 2-3 दिन लग सकते हैं और तभी दीनू सेठ की आत्मा को शांति मिलेगी। खाना खाते वक्त केशव और बाकियों में बहस हो जाती है एज केशव इस बात पे अड़ गया था कि वो इस घर को नहीं ही बेचेगा और ऐसे भी उसके साइन के बिना घर बिक भी नहीं सकता था। अब उस रात नैना को किसी बच्चे की आवाज आती है लेकिन गोनिया सरकास्टिक वे में कहता है कि यहाँ कोई बच्चा नहीं है। ऑल्दो हम व्यूअर्स क्लियरली देख पाते हैं कि कोई तो इन सब को छुप के देख रहा था। हमें यहाँ एक घुंघराले बाल वाला बच्चा भी दिखाई देता है जो कि सब पे नजर रख रहा था और हम व्यूअर्स समझ नहीं पाते कि ये बच्चा एक्चुअली में लिविंग है या फिर किसी तरह का घोस्ट है। वैसे इस बात पे क्लैरिटी आपको वीडियो के एंड में मिल ही जाएगी। खैर तो आगे रिचुअल्स वगैरह पूरे किए जाते हैं। देन अगेन सब आपस में झगड़ते हैं और इसी बीच सयाली गायब हो जाती है। दरअसल सयाली को वही बच्चा ल्योर करके एक कमरे में ले गया था और परिवार वाले समहाउ सयाली को ढूंढ लेते हैं। सयाली कहती भी है कि उसे एक बच्चा देखा है लेकिन कोई उसकी बातों पे ध्यान नहीं देता। अब इसके बाद गोन्या कुएं से पानी निकाल रहा होता है जब नैना गोन्या से बात करना शुरू करती है। गोन्या बताता है कि कैसे दीनू सेठ खुद कुएं में नहीं कूदे थे, रादर सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि उन्हें ऐसा कदम उठाना पड़ा था। बात ये थी कि दीनू सेठ अगेन दशावतार में औरत बन के परफॉर्म कर रहे थे और वहाँ एक बुली आदमी उन पे असॉल्ट किया। इस बात से परेशान होकर वो
वो ऐसा कदम उठाए थे और 2 दिन बाद उनका शरीर पानी में ऊपर आया। अब ये सब सुनकर नैना तुरंत पूछती है कि जब दीनू सेठ का शरीर निकाला गया तो क्या उन पे कोई गहने थे? अगर थे तो गहने अब कहाँ हैं और अगर नहीं थे तो गहने कहाँ गए? मतलब दोस्तों ऐसी सिचुएशन में भी नैना को बस गहनों की पड़ी थी और इन सवालों का गौन्या तो कोई जवाब नहीं देता। नैना यहाँ पर्सनली जाके केशव को भी बहलाती फुसलाती है ताकि केशव इस घर को बेचने के लिए तैयार हो जाए। वो केशव से कहती है कि क्योंकि आधा हिस्सा उसका ही होगा तो सबसे ज्यादा फायदा उसका ही है, लेकिन केशव फिर भी नहीं मान रहा था। अब उस रात नैना केशव पे नजर रखती है और वो पाती है कि दीनू सेठ के बीवी के गहने एक्चुअली केशव के पास ही थे। वहीं केशव को ऐसा लगता है मानो वो किसी को घर के बाहर जाते देखा है और केशव भी बाहर जाता है। इसी मौके का फायदा उठा के नैना केशव के कमरे में जाती है और दीनू सेठ के सारे गहने चुरा लेती है। वो खुशी में गहने पहनने लगती है एंड इट वाज क्लियर कि वो इस गहने को लेकर फरार होने वाली है। वहीं बाहर केशव के सामने गौन्या आता है और वो केशव को वापस सोने जाने को कहता है। गौन्या का कहना था कि बाहर कोई नहीं है, लेकिन जब केशव चला जाता है तो हम अगेन उस बच्चे को देखते हैं और गौन्या उस बच्चे को शांत रहने को कहता है। अब अगली सुबह केशव को पता लग जाता है कि उसके माँ पिता के गहने गायब हैं और वो गहने चोरी का इल्जाम मनोज और कार्तिक पे डालता है। कार्तिक और मनोज क्लियरली कहते हैं कि उन्हें तो गहनों के बारे में पता तक नहीं था और तभी सब रियलाइज करते हैं कि नैना यहाँ है ही नहीं। सभी नैना को खोजते हैं लेकिन नैना नहीं मिलती और ऐसे में केशव समझ जाता है कि गहने वही चुरा के भागी है। इतना ही नहीं, इनके कार की वायर्स कट कर दी गई थी और टायर्स भी पंचर थे, यानी कि ये लोग कहीं जा भी नहीं सकते, मतलब नैना का पीछा भी नहीं कर सकते। इस घर की एक तरफ माउंटेन्स थी, एक तरफ ओशन और बीच में जंगल जिसमें बिना गाड़ी के जाना काफी कठिन था। यहाँ फिर से केशव और कार्तिक में हाथापाई हो जाती है। इनफैक्ट ब्लेम गौन्या पे भी थोड़ी देर के लिए आता है, बट इट वाज क्वाइट क्लियर कि गौन्या तो पक्का चोरी नहीं किया होगा, क्योंकि अगर उसे चोरी करना होता तो इनके आने से पहले ही चोरी करके वो भाग गया होता। इसी सब अफरा तफरी के बीच सयाली गायब थी और सब उसे ढूंढना शुरू करते हैं। हम ये सयाली को जंगल में देखते हैं जहाँ उसके सामने वही घुंघराले बाल वाला बच्चा था और वो एक छड़ी से कुछ तो ड्रॉ कर रहा था। अभी सब लोग सयाली को ढूंढते हुए यहाँ पहुंच जाते हैं और ये बच्चा छिप जाता है। सयाली अगेन कहती है कि यहाँ एक बच्चा था लेकिन कोई उसकी बात पे ध्यान नहीं देता। खैर आगे गौन्या माधवी को इस घर की हिस्ट्री वगैरह बताता है और वो ये भी बताता है कि कैसे बाकी बच्चे केशव को बुली किया करते थे। गौन्या के हिसाब से माधवी अच्छी थी क्योंकि एक तो वो स्वीट थी, देन वो घर बेचना नहीं चाहती थी और वो प्रेग्नेंट भी थी। इसी बीच शलाका डिसाइड करती है कि वो इसी वक्त यहाँ से वापस शहर जाएगी और मनोज अपना ये घर बेच के उसका पैसा बाद में उसे लौटा दे। मनोज शलाका को रुकने के लिए कन्विंस करने की कोशिश करता है लेकिन शलाका नहीं मानती। ऐसे मनोज गुस्से में शलाका के साथ फौरन यहाँ से जाने की सोचता है, सेइंग कि ये उसकी शलाका के साथ आखिरी सफर होगी। और तभी कमरे में सयाली आती है और वो इन्हें जाने से रोकने लगती है। इस मोमेंट पे मनोज और शलाका देखते हैं कि कमरे की छत की जो एक भारी सी बीम थी वो गिरने वाली थी और इससे सयाली हर्ट हो सकती थी। इसीलिए ये दोनों बीच में कूद जाते हैं जिससे भारी बीम इनके सर पे ही गिर जाता है और ये दोनों यहीं पे खत्म हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगले सीन में हम बाकियों को इनकी लाश जलाते देखते हैं और यहाँ सबका दिल एकदम टूट गया था। क्रियाकर्म के बाद गौन्या थोड़ी अजीब बातें बोलता है और यहाँ हम फिर से उस बच्चे को छिप के सब कुछ देखता हुआ पाते हैं। अब अगले दिन कार्तिक डिसाइड्स कि वो यहाँ से निकल लेगा और वो सयाली को भी साथ ले जाएगा और अपने साथ पालेगा। माधवी स्टिल यहीं रहना चाहती थी एज उसे ये घर पसंद आ गया था और इस पॉइंट तक सयाली काफी बीमार हो चुकी थी क्योंकि उसके माता पिता अभी तुरंत ही खत्म हुए हैं। खैर जो भी हो, कार्तिक एक बार फिर केशव से बात करने जाता है कि भाई घर को बेच दो, लेकिन केशव अब भी घर बेचने के लिए तैयार नहीं था। अब उस रात सयाली को अपने बेड के नीचे वापस वही छोटा बच्चा दिखता है और इस बच्चे के पीछे पीछे सयाली घर के आंगन में आती है। यहाँ गौन्या सयाली से अजीब बातें बोलने लगता है, लाइक कोई इस घर से नहीं जाएगा, तुम्हारे माता पिता यही हैं और तुम भी हमेशा यहीं रहोगी। लेकिन एकदम से सयाली को वाकई अपने माता पिता जिंदा दिखते हैं, लेकिन हम व्यूअर्स क्लियरली समझ पाते हैं कि ये तो उनकी घोस्ट्स हैं। सयाली उन्हें हक करती है लेकिन उसके हाथ में खून लग जाता है और इस पॉइंट पे सयाली को भी रियलाइज होता है कि ये उसके माता पिता के घोस्ट्स हैं। अब अगली सुबह हम सयाली को वापस बीमार हालत में सोते हुए पाते हैं और इस पॉइंट तक केशव भी तंग आ चुका था। वो घर तो नहीं बेचने वाला था लेकिन वो यहाँ से अब जाना चाहता था। केशव गौन्या को कुछ पैसे देता है, सेइंग गौन्या अपना ख्याल रखे एज वो कल चला जाएगा और ये सुन के गौन्या खुश नहीं था। गौन्या पैसे भी नहीं लेता और वो बार बार केशव को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वो यहीं पर रुक जाए। वहीं कार्तिक भी अब यहाँ से तुरंत निकलना चाहता था लेकिन माधवी अब भी यहीं रुकना चाहती थी। अब उस रात केशव को ऐसा लगता है मानो वो अपने पिता को साड़ी में देखा और ऐसे में केशव भागते हुए घर के बाहर जाता है। यहाँ कार्तिक भी केशव के पीछे चुपके से जाता है और कुएं के पास वाकई में कोई साड़ी पहन के खड़ा था। केशव को लगता है कि अगेन उसकी विजन है जिसमें उसके पिता दिख रहे हैं और ऐसे में वो अपने पिता पे चिल्लाता है, सेइंग कि अब आपको मुक्ति मिल गई है तो आप चले जाइए, कम से कम मरने के बाद तो मुझे परेशान मत कीजिए। एक पॉइंट पे केशव गुस्से में साड़ी वाले इंसान को कुएं में धक्का देने की सोचता है, लेकिन इससे पहले केशव धक्का देता ये इंसान एन मोमेंट पे साइड हो जाता है जिससे केशव सीधा कुएं में गिरता है और डूब के
समाप्त हो जाता है। नाउ पीछे से कार्तिक ये सब देख लिया था और यहाँ कार्तिक पाता है कि साड़ी में एक्चुअली गौन्या था। जी हाँ दोस्तों, गौन्या ही इस घर में सबको खत्म कर रहा था और यहाँ वो ये कह रहा था कि वो किसी को जाने नहीं देगा, सबको इस जगह में परमानेंटली रहना है एज फैमिली, और जो भी जाने की बात करेगा उसको गौन्या खत्म करके हमेशा के लिए यहाँ रोक लेगा। अब दोस्तों आपको लग रहा होगा कि यही कहानी का बड़ा ट्विस्ट है, लेकिन नहीं, ये बहुत ही छोटा ट्विस्ट है, असली ट्विस्ट एंड में है। एनीवेज, ये सब देख कार्तिक घर के अंदर भागता है। वहीं घर के अंदर हम उसी घुंघराले बाल वाले बच्चे को देखते हैं जो कि माधवी के पेट को गौर से देख रहा था। कार्तिक के आते बच्चा छिप जाता है और यहाँ कार्तिक माधवी से फौरन घर से निकलने को कहता है। तभी इन्हें रियलाइज होता है कि सयाली घर में नहीं है, रादर वो तो जंगल चली गई है। कार्तिक तुरंत जंगल में सयाली को ढूंढता है और वो पाता है कि सयाली को अस्थमा के दौरे पड़ रहे थे। वो सयाली को उठा के घर में लाता है और उसका इनहेलर ढूंढने लगता है, लेकिन इनहेलर तो कहीं मिल ही नहीं रहा था, क्योंकि इनहेलर तो गौन्या उठा लिया था और वो इनहेलर के अंदर की सारी हवा भी निकाल दिया था। इसके परिणाम अनुसार सयाली आजमा अटैक से खत्म हो जाती है। इस पॉइंट पे घर में सिर्फ कार्तिक और माधवी बचे थे और कार्तिक गुस्से में गौन्या को कन्फ्रंट करता है। गौन्या कहता है कि उसे कुछ नहीं चाहिए, कोई पैसा वैसा नहीं चाहिए, उसे बस चाहिए ये घर, इस घर में परिवार रहे, लोग रहें, इस घर की लोग केयर करें और सब प्यार से रहें। इसलिए जो यहाँ से जाना चाहेगा उसे गौन्या खत्म करके हमेशा के लिए यहीं रोक लेगा। बेसिकली गौन्या के हिसाब से लोगों की आत्माएं यहीं रहेंगी, वो भी एकदम खुशी से। इनफैक्ट कार्तिक भी वाकई में यहाँ खत्म हुए लोगों की घोस्ट्स को देख पाता है और सभी एकदम खुश दिख रहे थे। कार्तिक गौन्या पे हमला करता है, लेकिन गौन्या तो इतना ताकतवर था कि वो एक हाथ से ही कार्तिक को हवा में टांग देता है। कार्तिक किसी तरह बच के भागता है और वो माधवी के पास जाता है जो कि घर के एटिक में थी। माधवी का कहना था कि उसे नैना यहाँ लेके आई है और इस बात से कार्तिक वाज अपसेट, क्योंकि शायद एक नैना ही थी जो कि बच के भाग गई थी पहले ही, लेकिन अगर नैना वापस आई है तो वो भी पक्का गौन्या द्वारा मारी जाएगी। अब एटिक से नीचे आते वक्त एक सीढ़ी टूट जाती है और उसके अंदर कार्तिक को नैना की लाश मिलती है। जी हाँ दोस्तों, नैना तो इन सब में सबसे पहले गौन्या की शिकार बनी थी और वो कहीं भागी नहीं थी, रादर गौन्या उसके शरीर को छिपा दिया था। अब आप पूछ सकते हो कि नैना कैसे खत्म हुई। वेल, उस रात जब वो गहने पहन के एक्साइटेड हो रही थी तो उसके कमरे में गौन्या आया था। नैना गौन्या के सामने अपना दुखड़ा रोती है, सेइंग कि कैसे उसके पति अब इस दुनिया में नहीं है और कैसे उसके ससुराल वाले उससे सब कुछ छीन लिए हैं, इसलिए नैना को पैसों की बहुत जरूरत है। फिर नैना यहाँ गौन्या को भी थोड़ी सी ज्वेलरी ऑफर करती है ताकि गौन्या उसके जेवर चुराने वाली बात किसी को ना बताए, लेकिन ऑफ कोर्स गौन्या इसके लिए मना करता है। इसके बाद नैना ये भी कहती है कि वो यहाँ से घर बेच के ही जाएगी ताकि उसे उसके हिस्से का पैसा मिल सके। ये सुन के गौन्या का दिमाग सटक जाता है और वो ज्वेलरी से ही नैना पे हमला करके उसे खत्म कर देता है। फिर वो नैना की बॉडी को छुपा देता है। आगे हम देखते हैं कि गौन्या ही मनोज के कमरे की बीम को काट दिया था, जिससे मनोज और उसकी बीवी खत्म हुए। बाकी का तो आप जानते ही हैं कि कैसे गौन्या उन्हें खत्म किया। कमिंग टू प्रेजेंट, कार्तिक और माधवी घर से भागने की सोचते हैं, लेकिन घर का जो मेन गेट था उसे गौन्या ब्लॉक कर दिया था। कैसे? वेल, भारी भरकम सामान वगैरह रख के। पीछे वाले गेट के बाहर खुद गौन्या प्रेजेंट था जो कि लकड़ियां कलेक्ट कर रहा था। I mean, वो लकड़ियां होती है ना जिससे लोगों को अग्नि दी जाती है, हाँ वही वाली ढेर सारी वुड वो कलेक्ट कर रहा था। यहाँ हमें एक पास्ट का सीन भी दिखाया जाता है कि कैसे जब मनोज, कार्तिक, नैना और केशव छोटे थे तो गौन्या उन्हें कार्ट पे बिठा देता था, देन कार्ट को धक्का देके उन्हें घुमाता था। अब सोचने वाली बात यह है कि गौन्या उस टाइम पे ही इतना बूढ़ा था कि उसे कार्ट को धक्का देने में तकलीफ होती थी, लेकिन अब तो वो कार्तिक को एक हाथ से उठा दिया था। ऐसा कैसे हो सकता है? इसका जवाब आपको थियरी सेक्शन में मिल जाएगा। और नाउ कार्तिक अपनी बीवी माधवी को एक सिकल देके किसी कमरे में वेट करने कहता है क्योंकि माधवी लेबर में जा रही थी। देन वो खुद फ्रंट गेट वाली भारी भरकम सामान वगैरह को हटाता है और फाइनली गेट ओपन कर पाता है। इसी सब के पैरेलल में हम फिर से उस बच्चे को देखते हैं जो कि कभी घर के रूफ पे था, कभी घर के अंदर, और वो ये सारा खेल देख रहा था। अब अगले सीन में माधवी कमरे से बाहर निकलती है और उसके सामने गौन्या था। माधवी गौन्या को सिकल से डराती है, लेकिन गौन्या डरने वालों में से नहीं था। वो तो बस माधवी से कह रहा था कि उसको यहीं रहना होगा। एकदम से माधवी कहती है कि वो यहीं रहेगी। इनफैक्ट माधवी अपना सिकल भी फेंक देती है। इस बात से गौन्या बहुत खुश होता है और माधवी उससे पानी मांगती है। जैसे ही गौन्या मुड़ता है, माधवी उसे धक्का देके एक कमरे में बंद कर देती है। इसके बाद माधवी बाहर भागती है जहां उसे अपना पति कार्तिक मिलता है, लेकिन दोस्तों ये कार्तिक नहीं बल्कि उसका घोस्ट था। यानी कि जब कार्तिक फ्रंट वाले दरवाजा को खोला होगा तब गौन्या उसे भी खत्म कर दिया। यहाँ माधवी को परिवार के सभी लोग की घोस्ट दिखाई देती हैं और तभी गौन्या भी बाहर आता है। माधवी गौन्या से विनती करती है कि वो उसे बख्श दे, स्पेशली क्योंकि उसके पेट में बच्चा है, और गौन्या कहता है कि बच्चे का तो जन्म होगा क्योंकि ये बच्चा अंतु सेठ है। जी हाँ दोस्तों, गौन्या के हिसाब से अंतु सेठ रीइंकार्नेट करने वाले हैं इन फॉर्म ऑफ माधवी सन। यहाँ हम उस घुंघराले बाल वाले बच्चे को भी आते देखते हैं और उसके
सामने ही माधवी का बच्चा जन्म लेता है। देन माधवी वीक खत्म हो जाती है। आगे के सीन में हम गौन्या को बच्चे को खिलाते हुए देखते हैं और बैकग्राउंड में सभी लोगों की चिता जल रही थी। वहीं घुंघराले बाल वाला बच्चा रोते हुए सब कुछ देख रहा था। अब दोस्तों इस पॉइंट पे आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। यहाँ जो सारी इंसिडेंट्स हो रही थी ये साल 2020 की थी, लेकिन गौन्या जब घर में सभी परिवार वालों की फोटोज रिवील करता है तो उसमें सबके मरने की तारीख जून 2010 में थी। जी हाँ दोस्तों, ये सभी लोग यानी मनोज, शलाका, सायली, कार्तिक, माधवी, नैना एंड केशव ये तो 2010 में ही खत्म हो गए थे। फिर 2020 में ये लोग घर पे कैसे आए? एक्चुअली में हुआ ये था कि गौन्या इन सभी को 2010 में ही खत्म कर दिया था और तब से उनकी आत्मा इस जगह पे फंस के रह गई है। इसलिए हर साल ये लोग जून में वापस कार में आते हैं, मतलब इनकी आत्माएं आती हैं और उन्हें पता तक नहीं होता कि वो आत्माएं हैं। गौन्या हर साल इन सबको सेम तरीके से खत्म करता है और इस तरह से ये वाली लूप जो है वो चलती ही जा रही है। रही बात उस घुंघराले बाल वाले बच्चे की, तो वो माधवी का बच्चा है जो कि 2010 में जन्मा था और ये बच्चा हर साल इस लूप वाली घटनाओं को देखता है। इनफैक्ट वो तो खुद को जन्मते हुए भी देखता है और गौन्या के हिसाब से ये बच्चा ही घर का मास्टर है क्योंकि वो अंतु सेठ का रीइंकार्नेशन है। इस बच्चे का नाम गौन्या पता है क्या रखा है? अनंत कार्तिक। इसके बाद सीन 2021 की दिखाई जाती है जहां फिर से जून में वही सब होने वाला है और अनंत रोता रहता है। गौन्या अनंत को मालिक कह के संबोधित करता है और उसे इस खूनी खेल में पार्टिसिपेट करने से मना करता है। रादर अनंत को बस छुप के सब देखना है। अभी तो दोस्तों अनंत पूरी सीरीज के दौरान बस छुप के चीजें देख रहा था और ड्रॉइंग्स करके सयाली को चेतावनी देने की शायद कोशिश कर रहा था। गौन्या कहता है कि इस खेल का पहला सूत्रधार विश्वेश्वर यानी गॉड है और दूसरा सूत्रधार वो खुद है। इसके बाद दोस्तों सीरीज का पहला सीन वापस से रिपीट होता है जहां परिवार के सभी लोग कार से इस घर पे आए हैं और आगे क्या होगा वो तो हम सबको पता ही है। हमें अनंत की सारी ड्राइंग्स दिखाई जाती है और हम ये भी जान पाते हैं कि घर का नाम अनंत निवास है। तो फिल्म के शुरुआत में हम गंगूती नाम की औरत को देखते हैं जो कि किसी तरह का रिचुअल कर रही थी। इस रिचुअल में ढेर सारे छोटे पपेट्स आसपास टंगे हुए थे और रिचुअल सर्कल के बीच में एक बड़ी सी पपेट और वी कैन से डॉल थी। नाउ राधा नाम की बच्ची इस रिचुअल को डोर के की होल से देख रही होती है। तभी राधा के पेरेंट्स यहाँ आ जाते हैं और वो गंगूती को रोकते हैं। गंगूती कहती है कि तुम लोगों ने मुझे पूरे गांव के सामने जलील किया, मुझे खुले आम घर से बाहर कर दिया, तो इसीलिए मैं तुम्हारी बच्ची को तंत्र मंत्र से कर्स कर चुकी हूँ। वो कभी अपनी जिंदगी में एक दिन भी चैन से नहीं जिएगी। बेसिकली शी इज डूम्ड फॉर लाइफ। यहीं पे सीन कट होता है। अब अगले सीन में हम राधा को देखते हैं जिसकी अब शादी भी हो चुकी है। राधा के पति का नाम शेखर है और उसकी बेटी का नाम साई है। राधा अपनी बेटी को स्कूल वैन के लिए बाहर तक छोड़ती है और अगले सीन में हम उसे अपने फैमिली डॉक्टर के पास देखते हैं। डॉक्टर का नाम धनंजय कुलकर्णी है और वो बचपन से राधा के साइकियाट्रिस्ट रहे हैं। इन दोनों की बातों से हम समझ पाते हैं कि राधा को अपने गांव जाना है लेकिन वो वहां जाने से डर रही है। दरअसल इनके गांव का घर डिमोलिश होने वाला है ताकि वहां पे हेरिटेज रिजॉर्ट बनाया जा सके और डिमोलिशन से पहले राधा की मां चाहती थी कि राधा एक बार घर आके देख ले। राधा पिछले कई सालों में सिर्फ 5 बार घर गई थी एंड फॉर सम रीजन वो घर जाना एकदम अवॉइड ही करती थी। इनकी बातों से क्लियर था कि राधा को उस गंगूती वाली इंसिडेंट के बाद से ही मेंटल इश्यूज रहे हैं, लेकिन डॉक्टर धनंजय राधा की हमेशा मदद करते आए थे। वो राधा को गाँव जाने के लिए इनकरेज करते हैं और एक्सट्रीम स्ट्रेस या मेंटल ब्रेकडाउन को कंट्रोल करने के लिए कुछ पिल्स भी देते हैं। अब यहाँ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें राधा का पति कार ड्राइव कर रहा था, वहीं राधा और साई बैक सीट पे थे। कुछ खाने पीने के चक्कर में शेखर का ध्यान रोड पे से हट जाता है जिससे इनकी एक्सीडेंट हो गई थी। अब इस एक्सीडेंट में क्या इनमें से कोई खत्म हुआ ये हमें फिल्म में आगे बताया जाएगा। खैर अगले सीन में हम राधा और उसकी बेटी साई को कार में गाँव जाते हुए देखते हैं। राधा फोन पे अपने पति से बात कर रही होती है और उसकी बातों से हम समझ पाते हैं कि शेखर अपने काम से दूसरे देश गया हुआ है। बात करते वक्त राधा के दूसरे फोन पे एक कॉल आता है जिसे देख राधा थोड़ा अपसेट होती है। इसके बाद राधा गांव वाले घर पहुंचती है और वहां अपनी माँ, पिताजी, चाची और कजन्स वगैरह से मिलती है। यहाँ सभी लोगों का सिर्फ एक कंप्लेंट था कि राधा किसी से भी टच में नहीं रहती है। I mean, वो फोन तक नहीं करती है। अब उस रात पूरी फैमिली एक जगह बैठ के एंजॉय कर रहे थे जब एकदम से राधा नोटिस करती है कि साई आसपास नहीं है। वो साई को ढूंढते हुए ऊपर वाले कमरे में जाती है और ये वही कमरा है दोस्तों जिसमें सालों पहले गंगूती रिचुअल करी थी। कमरे में झांकने पे राधा को फिर से वही डॉल दिखती है जिसपे गंगूती रिचुअल करी थी। इस पॉइंट तक राधा की माँ को एहसास हो जाता है कि राधा गायब है। वो उसे ढूंढते हुए इस कमरे में आती है और यहाँ राधा डॉल के सामने बैठकर अजीब बिहेव कर रही थी। ऐसे में माँ चिल्लाती है और घर के सभी लोग यहाँ
यहाँ आते हैं। इनके सामने राधा एकदम नॉर्मल एक्ट करती है, सेइंग कि ये बचपन वाली डॉल मिल गई जिसे साई खोजी है, और साई इस डॉल को भागा बाई करके पुकारती है। सभी लोग राधा के बिहेवियर से थोड़ा टेंस्ड थे, और ऐसे में अगले दिन राधा की माँ पड़ोस की राउत चाची को बुलाती है ताकि राउत चाची राधा की नजर उतार सके। राउत चाची ऐसा ही करती है और यहाँ राधा उनके सामने अपनी बेटी साई की भी नजर उतारती है। ये सब देख के राधा की माँ और राउत चाची काफी टेंस्ड दिख रही थी। इसके बाद राधा की माँ उसके हाथ में एक धागा बांधती है, सेइंग कि इस प्रोटेक्शन थ्रेड को कभी मत तोड़ना। अब आगे राधा की माँ उपाध्याय गुरुजी को घर पे बुलाती है ताकि वो राधा को ब्लेस कर सके और साथ ही साथ घर की शुद्धि भी कर सके। इसके बाद राधा अपनी माँ से बहस करके लॉफ्ट यानी घर के ऊपर वाले एरिया की चाबी लेती है, सेइंग कि उसे उसके बचपन की चीजें देखनी है। वहाँ राधा की 2 कजिन्स भी आती है और तीनों को सामान देखते वक्त प्लान शीट के बीड्स मिलते हैं। ये बचपन में इन्हें कोई रिश्तेदार फॉरेन से लाके दिए थे और इन बीड्स की मदद से आत्माओं को बुलाया जा सकता है और बीड्स फेंकने पे आत्मा के नाम के लेटर्स आते हैं। राधा कहती है कि ये लोग बचपन की तरफ फिर से प्लान शीट रिचुअल करेंगे और ऐसा करने से बाकी 2 बहनें डर रही थी, लेकिन राधा इन्हें रिचुअल के लिए मना लेती है, सेइंग कि इससे कुछ नहीं होता, जस्ट एक गेम है। और इसके बाद तीनों बहनें बैठ के हाथ पकड़ के आंखें बंद करके आसपास की आत्माओं को बुलाने लग जाती हैं। राधा यहाँ प्लान शीट बीड्स फेंकती हैं, लेकिन यहाँ रैंडम लेटर्स आते हैं जिनसे कोई नाम नहीं बनता। ऐसे में ये लोग फिर से आत्मा को बुलाते हैं और प्लान शीट बीड्स फेंकते हैं। अब इससे पहले ये लोग नेम देखते, घर के बड़े लोग इन्हें आवाज लगाते हैं, जिस कारण से तीनों को तुरंत भागना पड़ता है। ना दोस्तों, इस सीन में गौर करने वाली बात ये थी कि राधा वाकई इस रिचुअल में एकदम मशगूल हो गई थी और वो कहीं ना कहीं गंगूती जैसे मूवमेंट्स कर रही थी, उसकी ही तरह बिहेव कर रही थी फॉर सम टाइम। ऑल्सो घर के बड़े लोग राधा के मेंटल कंडीशन को लेकर बहुत चिंतित थे। ना उस रात साई वापस से उस डॉल भागा बाई के पास जाती है और बीच रात राधा साई को वापस कमरे में लेके आती है। अगली सुबह राधा वापस शहर जाने के लिए तैयार थी और उसकी माँ सजेस्ट करती है कि राधा कोई ड्राइवर रख ले, और अगर ड्राइवर नहीं भी रख रही है तो गाड़ी एटलीस्ट धीरे चलाए। ये सुन के राधा अजीब तरह से ट्विच करके रिएक्ट करती है, देन अपने फोन पे पति से बात करने लगती है। तभी राधा के पिता आते हैं और वो कहते हैं कि उन्हें राधा के पति से बात करनी है। राधा यहाँ बहाने बनाने लगती है कि उसका पति फॉरेन में बिजी है, लेकिन राधा के पिता उसका फोन लेते हैं जो कि एक नॉन फंक्शनल टूटा हुआ फोन था। जी हाँ दोस्तों, राधा कभी फोन पे अपने पति से बात कर ही नहीं रही थी और इस सीन को देख के ऐसा प्रतीत होता है मानो राधा का पति शेखर उसी एक्सीडेंट में नहीं बचा था। राधा को जैसे ही ये रियलाइजेशन हिट करती है वो एकदम से रोने लग जाती है और इससे हम व्यूअर्स ये भी समझ पाते हैं कि क्यों राधा अपने घर वालों को इग्नोर किया करती थी, क्योंकि वो लोग उसे रियलिटी दिखाते थे। राधा बेसिकली ट्रॉमा में थी और अपने मन में ही अपनी अलग दुनिया बनाने लग गई थी, एंड इन केस कोई उसकी इस दुनिया को तोड़ता, उसे सच्चाई दिखाता तो राधा को ये पसंद नहीं आता था। अब दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि ये प्लॉट की बड़ी ट्विस्ट है तो वीडियो के एंड तक वेट कीजिए, क्योंकि यहाँ भी ढेर सारे ट्विस्ट्स आने वाले हैं। अब अगले सीन में हम राधा को वापस शहर में देखते हैं और वो अब डॉक्टर धनंजय के पास नहीं, रादर एक साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर रश्मि पंडित के पास जाने लगी है। यहाँ राधा कन्फेस करती है कि उसके पति इस दुनिया में नहीं है और वो बस अपनी बेटी साई के साथ रहती है। डॉक्टर रश्मि राधा से बातें करती है और वो पाती है कि राधा हाल फिलहाल तक एक डायरी मेंटेन करती थी, क्योंकि उसे ऐसा करने डॉक्टर धनंजय बोले थे। राधा का ये सेशन बढ़िया जाता है और उस रात राधा साई के साथ सो रही होती है तो हम उस कमरे में बागाबाई डॉल को भी देखते हैं, इंडिकेटिंग कि साई या राधा अपने साथ इस बागाबाई डॉल को यहाँ तक लेके आ गई हैं। इस पॉइंट तक राधा फिर से अपने घर वालों को इग्नोर करने लग गई थी, लेकिन एटलीस्ट अब वो अपने पति के फोटो पे हार जरूर लटका दी थी। यहाँ राधा के घर में काम करने वाली बाई इस डॉल से डर रही थी, सेइंग कि डॉल इधर उधर मूव करती है, लेकिन राधा उसे ये सब फालतू बात बोलने के लिए डांट देती है। अब उस रात काम करते वक्त राधा को साई के कमरे से कुछ आवाजें आती हैं और चेक करने पे वो साई को बागाबाई डॉल और बाकी खिलौनों से खेलता हुआ पाती है। यहाँ साई राधा को डरा भी दी थी, जिसके लिए राधा उस पर गुस्सा करती है, लेकिन साई का कहना था कि उसे ऐसा करने के लिए इस डॉल ने बोला। गुस्से में राधा इस डॉल को सीढ़ियों से नीचे फेंक देती है। अगले दिन राधा वापस डॉक्टर रश्मि से मिलती है और उनसे पैरानॉर्मल चीजों पे बात करने लगती है। राधा कहती है कि बचपन से उसे हॉरर पसंद था एंड हर फेवरेट जॉनरा इज हॉरर जॉनरा, जस्ट लाइक मी। इनफैक्ट बचपन में वो तो एक हॉरर स्टोरी भी लिखी थी इन हर डायरी, और ये कहानी एक विच के बारे में थी जो कि खत्म हुए लोगों को वापस ला सकती थी। फिर एकदम से राधा कहने लगती है कि वो विच नहीं थी, रादर अपने मृत हस्बैंड से बस कनेक्ट करना चाहती थी। ये सारी बातें रश्मि को काफी फैसिनेटिंग लगती है और वो राधा से उसकी डायरी देखने की रिक्वेस्ट करती है, मतलब बचपन वाली डायरी जिसमें राधा स्टोरीज लिखी थी। राधा कहती है कि वो कभी और उन्हें डायरी दिखा देगी, एज फिलहाल उसे नहीं पता कि डायरी कहाँ है। इसके बाद राधा घर आती है और यहाँ उसकी मेड कहती है कि वो साई के लिए खाना नहीं बनाई है क्योंकि साई 2 दिन से खाना खा ही नहीं रही। इस पे राधा मेड पे भड़क जाती है, सेइंग कि साई 2 दिन से बाहर खा ली थी एंड ऑल। इन शॉर्ट मेड को खाना बनाना चाहिए था। इसके बाद राधा पिल्स लेके खुद को शांत करती और यहाँ डॉक्टर धनंजय उसे कॉल करके उसका हालचाल लेते हैं। इसी सब के दौरान राधा को घर में वापस बागाबाई वाली डॉल सोफा
सोफा पे दिखती है और मिरर के रिफ्लेक्शन में राधा को गंगूती तक दिखती है। इसके बाद राधा साई को देखने जाती है जो कि अगेन इस डॉल से खेल रही थी। साई का कहना था कि डॉल खुद से वापस आई है और ऐसे में गुस्सा होकर राधा इस डॉल को बाहर फेंक आती है। इसी दौरान राधा के हाथ का धागा खुल के बाहर गिर जाता है। नाउ टॉय साफ करते हुए राधा को अपनी पुरानी डायरी मिल जाती है और वो ये डायरी तुरंत ही डॉक्टर रश्मि को देती है। राधा डरते हुए रश्मि से कहती है कि बचपन में उस पे जारन हुआ था, यानी काला जादू हुआ था। ये सुन के रश्मि आश्चर्य में थी और वो राधा से इसके बारे में और भी डिटेल्स मांगती है। इस पॉइंट पे राधा गंगूती की बैक स्टोरी बताती है जो कि अब मैं आपको बताऊंगा। तो राधा जब छोटी थी तो उसके गाँव वाले घर में गंगूती एज टेनेंट रहती थी। गंगूती ओपनली तंत्र मंत्र करती थी जिससे सिर्फ घर के लोग ही नहीं बल्कि गाँव के लोग भी डरते थे। गंगूती टेनेंट होते हुए भी राधा की माँ को खुलेआम धमकाती थी कि अगर वो उसे यहाँ से निकाली तो वो पूरे परिवार को बर्बाद कर देगी। अब एक रात जब गंगूती काला जादू कर रही होती है तो पूरे गांव वाले उसे रोकते हैं। दिन अगली सुबह राधा की फैमिली गंगूती को घर से निकाल देती है और यहाँ पूरा गांव उसे दुत्कारता है। इसी का बदला लेने के लिए गंगूती वापस इनके घर में तब आती है जब घर पे सिर्फ बच्चे थे। गंगूती छोटी राधा से झूठ बोल देती है कि वो अपना कुछ सामान लेने आई है जो कि छूट गया है। इसका फायदा उठा के गंगूती घर के ऊपर वाले कमरे में काला जादू करने लग जाती है जिसे राधा की होल से देखती है। जब तक राधा के पेरेंट्स आके वापस गंगूती को निकालते तब तक काफी देर हो चुकी थी क्योंकि गंगूती राधा पे काला जादू कर दी थी। ये वही मूवी का पहला सीन है जहां गंगूती बोली थी कि राधा अपनी जिंदगी में एक दिन भी चैन से नहीं जी पाएगी। सो यस, ये थी गंगूती की बैक स्टोरी जो कि राधा डॉक्टर रश्मि को सुना दी थी। राधा बताती है कि कुछ दिन बाद गंगूती की शरीर नदी में बहती हुई पाई गई थी। ये सब सुन के रश्मि वॉज क्वाइट इंट्रीग्ड और वो राधा को अपनी डायरी यहीं छोड़ के जाने को कहती है। यहाँ वो राधा से उसके पुराने डॉक्टर का नंबर मांगती है लेकिन राधा बहाने बनाने लगती है कि फोन में नेटवर्क नहीं है एंड ऑल। स्टिल डॉक्टर रश्मि कहती है कि वो नंबर को नोट कर लेंगी मैन्युअली और ऐसे में राधा उन्हें एक नंबर देती है। अब राधा के जाते डॉक्टर रश्मि डायरी चेक करती हैं जिनमें अजीब रिचुअल्स वाले ड्राइंग और तंत्र मंत्र लिखे हुए थे। वो उनकी फोटोज लेके किसी तंत्र मंत्र वाले एक्सपर्ट के पास भेजती है जो बताता है कि इन रिचुअल से मृत तक को जीवित किया जा सकता है। मतलब ये कोई मजाक में ऐसे नहीं लिखा गया है बल्कि रियल तंत्र मंत्र और रिचुअल है। इसके बाद डॉक्टर रश्मि राधा के दिए हुए फोन नंबर पे कॉल करती है और ये नंबर डॉक्टर धनंजय का नहीं राधा उसकी कजन का था। यानी राधा जानबूझ के गलत नंबर दी थी लेकिन डॉक्टर रश्मि राधा की कजन से डॉक्टर धनंजय का फोन नंबर निकाल लेती है। देन वो डॉक्टर धनंजय को कॉल करती है जहां धनंजय कहते हैं कि फिलहाल राधा की पूरी हिस्ट्री बताने का समय नहीं है बट वन थिंग इज क्लियर कि राधा घोर संकट में है, इसलिए डॉक्टर रश्मि को राधा के घर जाके उसे चेक करना चाहिए एज उनका घर राधा के घर से करीब है। मीनवाइल डॉक्टर धनंजय भी वहां थोड़ी देर में पहुंचेंगे। वहीं दूसरी तरफ राधा अपने घर आती है और कोई उसके घर की बेल को रिंग करता है। राधा पीपिंग होल से देखती है तो बाहर उसे उसका पति खड़ा दिखता है। जी हाँ दोस्तों, ये देखते राधा डरती है और वो अपनी बेटी साई को लेके भागने की सोचती है। यहाँ साई उसी डॉल से खेल रही थी और यहाँ हम डॉल के साथ साथ खिलौने को मूव करते भी देखते हैं। इस पॉइंट तक राधा का पति कांच तोड़ के घर के अंदर घुस चुका था। ऐसे में राधा अपने पति शेखर पे हमला कर देती है और एक पॉइंट पे तो वो शेखर को खत्म ही कर देती अगर उसकी बेटी उसे ना पुकारी होती। इस पॉइंट पे राधा को गंगूती दिखने लग गई थी जो कि राधा की बेटी साई के साथ थी। यहाँ ये तीनों अजीब तरह से हाथ पकड़ के गोल गोल घूमने लगते हैं एज इफ बचपन में लोग खेलते हैं ना, वैसा ही कुछ। तभी डॉक्टर रश्मि भी यहाँ आ जाती हैं और वो शेखर से मिल जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, यानी कि राधा का पति शेखर जिंदा है क्योंकि रश्मि भी उसे देख पा रही थी। रश्मि और शेखर राधा को खोजते हुए ऊपर जाते हैं और यहाँ गंगूती की भूत जो कि सिर्फ राधा को दिख रही थी वो राधा को कन्विंस करने लगती है कि उसका पति सिर्फ हेलुसिनेशन है या फिर घोस्ट है तो उसे खत्म कर दो। राधा यहाँ गंगूती की बात मानते हुए शेखर और रश्मि पे चाकू से हमला करती है जिसमें ये दोनों चोटिल भी होते हैं। अभी यहाँ डॉक्टर धनंजय पहुंचते हैं और गंगूती राधा से उन्हें उल्टा सीधा बुलवाती है। शेखर यहाँ राधा को डॉक्टर रश्मि पे हमला करने से रोकता है और मौके का फायदा उठा के डॉक्टर धनंजय राधा को सेडेट कर देते हैं। अब यहाँ हमें एक्सीडेंट वाले दिन का दूसरा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ एक्सीडेंट में राधा बच गई थी, देन शेखर भी बच गया था लेकिन राधा की बेटी साई नहीं बची थी। जी हाँ दोस्तों, साई पूरे फिल्म में कभी थी ही नहीं और राधा उसे बस इमेजिन कर रही थी। इनफैक्ट राधा का पति शेखर एक्सीडेंट में ना सिर्फ बचा था बल्कि एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है और वो वाकई में काम से दूसरे देश गया हुआ था। अब अगर आपको लगता है कि कहानी के सारे राज खुल गए हैं तो यू आर रॉन्ग, क्योंकि अभी एक और राज खुलना बाकी है। लेकिन वो बताने से पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ कि आखिर राधा के साथ ऐसा क्यों हो रहा था। आई मीन राधा इतनी मेंटली अनस्टेबल क्यों थी। इसको लेके फिल्म में हमें दो रीजंस दिए गए हैं। एक डॉक्टर धनंजय की पर्सपेक्टिव है जो कि साइंटिफिक है और एक राधा के माँ की पर्सपेक्टिव है जो कि स्पिरिचुअल है। धनंजय के हिसाब से राधा बचपन से ही
अनकॉमन थी क्योंकि वो बाकी बच्चों के मुकाबले ज्यादा इमेजिन कर सकती थी, मतलब ज्यादा इमेजिनेटिव थी। वो हमेशा डे ड्रीम करती थी और अक्सर अपने मन में अपनी एक अलग दुनिया बना लेती थी और इस दुनिया को वो इतना सच मानती थी कि रियलिटी से जोड़ने लग जाती थी। इसके बाद गंगूती राधा की जिंदगी का अहम हिस्सा बन गई थी और गंगूती के रिचुअल को देखना, दिन गंगूती को घर से निकाला जाना, ये सब राधा के मन पे गहरा छाप छोड़ गया। इस कारण से गंगूती के जाने के बाद राधा एकदम से बीमार पड़ गई और वो कई बार गंगूती जैसा भी बिहेव करती थी। ये ब्लैक मैजिक वगैरह सब फालतू की बातें हैं क्योंकि डॉक्टर धनंजय के हिसाब से राधा रिकवर करने लगी थी जब वो राधा का इलाज करने लगे थे। लेकिन एक्सीडेंट के बाद राधा का वो दबा हुआ ट्रॉमा या पास्ट फिर से ट्रिगर हुआ और वो अपने पति शेखर को सब कुछ के लिए ब्लेम करने लगी। वो शेखर को खुद से दूर करने लगी और इसी समय में शेखर को किसी काम से दूसरे देश भी जाना पड़ गया जिससे राधा उससे और भी दूर हो गई। अकेली राधा अपनी एक दुनिया बना ली जहां वो अपनी बेटी साई को जिंदा मानती थी। अगर कोई भी उसके इस भ्रम को तोड़ता तो राधा उससे दूर हो जाती, तभी तो वो शेखर तक से बात करना बंद कर दी थी। कार में याद है एक बार जब राधा शेखर से बात करने का ढोंग कर रही थी और राधा विशुद्ध से अपनी इमेजिनेशन में थी, तब दूसरे फोन में वाकई शेखर का कॉल आया था जिसे देख के वो गुस्सा हो गई थी। ऐसे में शेखर राधा के पिता को फोन करके बता दिया था कि राधा उसकी कॉल नहीं पिक कर रही फ्रॉम सम डेज। और तभी राधा के पिता गांव वाले घर में राधा को कन्फ्रंट किए थे कि वो एक टूटे हुए फोन से शेखर से बात करने का ढोंग करती है। राधा की कंडीशन इतनी बुरी इसलिए हुई क्योंकि इसी दौरान लॉकडाउन वगैरह भी हुआ था जहां वो बिल्कुल अकेली हो गई थी। सो यस, दिस वाज डॉक्टर धनंजय's एक्सप्लेनेशन, लेकिन राधा की माँ की एक्सप्लेनेशन अलग थी। उनके हिसाब से भी इवेंट्स सिमिलर हैं, लेकिन राधा ऐसी इसलिए हो गई क्योंकि उस पे गंगूती काला जादू कर दी थी। राधा बीमार हो गई थी और वो सब याग या यज्ञ करने से ठीक हुआ। राधा इतने दिनों तक पूजा और उस थ्रेड की वजह से स्टेबल थी और थ्रेड के टूटते ही वो आपे से बाहर हुई। सो इफ यू सी, इवेंट सिमिलर है लेकिन लोगों को उसको देखने का नजरिया या तो साइंटिफिक है या फिर स्पिरिचुअल। अब कहानी में आती है एक और ट्विस्ट। शेखर बताता है कि उसे और राधा को कभी बच्ची हुई ही नहीं थी। जी हाँ दोस्तों, जब इनके कार का एक्सीडेंट हुआ था तब राधा 3 मंथ्स प्रेग्नेंट थी और एक्सीडेंट में उसका मिसकैरेज हुआ था। तो फिर ये साई कौन है? वेल, साई राधा के नेबर की बेटी है जिसे राधा हमेशा देखा करती थी। अकेलेपन में राधा साई को अपनी बेटी मानने लगी और उसी तरह से बिहेव करने लगी, लाइक बेटी की बाल बना रहे हैं, उसके साथ खेल रहे हैं, जबकि राधा ये सब अकेले करती थी, उसके साथ कोई था नहीं। राधा का हस्बैंड जब उसे कॉल पे समझाता कि इनकी कोई बेटी नहीं है तो राधा गुस्सा हो जाती थी और उसे एक्सीडेंट के लिए ब्लेम करती थी एंड इवेंचुअली तो वो शेखर से बात ही करना छोड़ दी थी। राधा अपने परिवार वालों को भी साई के बारे में बताती थी और जब वो राधा से पूछते कि ये साई कौन है तो राधा उन पे भी गुस्सा करती और उनसे भी बात करना बंद कर देती। इनिशियल सीन में जब हम राधा को साई के वैन तक छोड़ते हुए देखे थे तब नेबर की बेटी साई अपने स्कूल जा रही थी और राधा ऐसे एक्ट कर रही थी मानो उसकी बेटी स्कूल जा रही है। राधा का ये इमेजिनेशन इतना स्ट्रॉन्ग होता गया कि वो ये तक मानने लगी कि उसका पति शेखर ही इस दुनिया में नहीं है, इसीलिए वो शेखर के फोटो पे हार चढ़ा दी। देन वो नेबर की बेटी साई की चुपके से फोटोज ली, उन फोटोज को अपनी फैमिली फोटो के साथ फोटोशॉप कर ली और घर में ढेर सारे फोटो फ्रेम्स तक लगा ली, साई की, अपनी, अपने पति की। अब राधा अपने डॉक्टर को भी इसलिए चेंज करी थी क्योंकि डॉक्टर धनंजय को तो सब सच पता था, लेकिन डॉक्टर रश्मि को तो उतना ही पता होगा ना जितना राधा बताएगी। तो हाँ, राधा उन्हें ये बता दी कि उसका पति एग्जिस्ट नहीं करता लेकिन बेटी एग्जिस्ट करती है। डॉक्टर रश्मि भी सोचती थी कि साई वाकई राधा की बेटी है और ऐसे पेशेंट्स को इस तरह के लोग चाहिए होते हैं जो कि उनकी फेक इमेजिनेशन में यकीन करे। यानी डॉक्टर रश्मि के अनजाने में ये मानने से कि राधा की बेटी साई एग्जिस्ट करती है, राधा की फेक इमेजिनेशन और भी स्ट्रॉन्ग होती चली गई। तभी तो राधा डॉक्टर रश्मि को डॉक्टर धनंजय का नंबर नहीं दे रही थी, क्योंकि अगर डॉक्टर रश्मि को राधा का सच पता लग जाता तो एक बार फिर से उसकी बनी बनाई इमेजिनेशन वाली दुनिया ध्वस्त हो जाती। तो अब आप व्यूअर्स क्लियरली समझ गए होंगे कि एक्सीडेंट में सिर्फ राधा का मिसकैरेज हुआ था और उस एक्सीडेंट से राधा के बचपन का ट्रॉमा वापस आया। रियलिटी में राधा की कोई बेटी नहीं है और उसका हस्बैंड भी जिंदा है। इस पॉइंट पे डॉक्टर रश्मि पूछती है कि आखिर वो डॉल वापस घर में कैसे आ रही थी और इस पे डॉक्टर धनंजय कहते हैं कि उसे राधा खुद वापस ला रही होगी। खैर, तो सब कुछ का पर्दाफाश होने के बाद हम राधा को हॉस्पिटल में देखते हैं जहां फाइनली उसे अपनी रियलिटी पता चलती है। वो अब ठीक होना चाहती थी और डॉक्टर्स की मदद से शायद ठीक भी हो जाए। वहीं राधा की मां महायज्ञ करवाती है ताकि राधा के मन को शांति मिले और उसके ऊपर से जो गंगूती का बुरा साया है वो हट जाए। सो यू सी अगेन, यहाँ राधा को ठीक करने के लिए साइंटिफिक एंड स्पिरिचुअल दोनों मार्ग की सहायता ली गई है। अब यज्ञ के दौरान राधा के पिता गांव में अपने घर को खाली करवा रहे थे और वहां का एक वर्कर ऊपर वाले कमरे में जाता है। वहां वही प्लान शीट बीड्स पड़े हुए थे और मूवी के बीच में हम जान ही नहीं पाए थे कि प्लान शीट फेंकने पे दोबारा किसका नाम आया था। यहाँ हमें वो दिखाया जाता है और ये नेम था गंगूती। मूवी के ओपनिंग सीन में हम एक प्रेग्नेंट औरत को किसी खेत में भागते हुए देखते हैं और ये औरत भागते हुए गिर जाती है।
फिर यहाँ 3 छोटे लड़के आते हैं जो उस औरत को एक नाइफ देते हुए कहते हैं कि हमें तुम्हारे बच्चे के साथ खेलना है। ये औरत उनसे वो नाइफ ले लेती है और खुद को पेट में स्टैब करती है, जिसके बाद स्क्रीन ब्लैकआउट हो जाता है। कहानी कुछ साल आगे बढ़ती है जहां हम एक कपल नेहा और तुषार को एक कार में देखते हैं, जहां हमें पता चलता है कि नेहा 8 मंथ्स प्रेग्नेंट थी। ये दोनों शहर से दूर तुषार के एक जान पहचान के आदमी भाऊराव के साथ उसके गांव जा रहे थे। भाऊराव तुषार की मदद करने के लिए तैयार था और उन्हें गांव में अपने घर पर रखने का प्रबंध कर चुका था। दरअसल तुषार पे कुछ कर्जे वगैरह चढ़े हुए थे जिन्हें वो चुका नहीं पाया था, तो इसी वजह से उसकी हाथापाई हो गई थी और इस सब से बचकर भागने के लिए वो भाऊराव से मदद मांगता है और उसके गांव जाने का डिसाइड करता है। नेहा तुषार के इस डिसीजन से खुश नहीं थी, क्योंकि एक तो 8 महीने की प्रेगनेंसी में वो लोग यहाँ से भाग रहे थे और दूसरा तुषार किसी पे भी भरोसा करके उनके साथ उनके गांव जाने के लिए रेडी हो गया था। खैर कुछ देर बाद वो लोग भाऊराव के गांव पहुंच जाते हैं, जहां भाऊराव उन लोगों को एक खेत के पास उतार कर यहाँ से उसके घर तक का रास्ता समझाने लगता है। इसी बीच यहाँ एक आदमी आता है जो नेहा को कुछ स्ट्रेंज तरीकों से घूर रहा था। भाऊराव उस आदमी को यहाँ से डांट कर भगा देता है और वो नेहा को बताता है कि वो आदमी थोड़ा मेंटली अनस्टेबल है। यहाँ से तुषार और नेहा खेत के रास्ते से भाऊराव के घर के लिए चल देते हैं और भाऊराव गाड़ी पार्क करने चला जाता है। खेत के रास्ते चलते चलते वो लोग थोड़ा भटक जाते हैं और तुषार नेहा को बिठाकर खुद रास्ता ढूंढने निकल जाता है। थोड़ी देर तक तुषार के वापस ना आने से नेहा परेशान हो जाती है और वो तुषार को खोजने निकल जाती है। थोड़ा आगे चलने के बाद नेहा को खेत के बीच एक पुराना घर दिखाई देता है। नेहा घर के अंदर देखने जाती है पर वहां कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही नेहा टर्न करती है उसके पीछे एक ओल्ड लेडी खड़ी थी जो कि नेहा को देखकर हंस रही थी। तभी वहां तुषार भी आ जाता है जो नेहा को बताता है कि इस लेडी का नाम तुलसा बाई है और ये भाऊराव की वाइफ है और ये इन्हीं का घर है। शाम को भाऊराव भी यहाँ आ जाता है और खाने के दौरान नेहा तुलसाबाई से पूछती है कि क्या वो लोग यहीं रहते हैं, जिस पर तुलसाबाई उसे बताती है कि वो लोग इस घर को 10 साल पहले ही छोड़कर एक नए घर में शिफ्ट हो गए हैं और उन्होंने इस घर को तुषार और उसके लिए ही आज खोला है। वो बताती है कि यहाँ पहले भाऊराव का छोटा भाई केदार राव रहा करता था, लेकिन उसके गुजर जाने के बाद से ही उन्होंने ये घर छोड़ दिया था। खाना पीना हो जाने के बाद भाऊराव और तुलसाबाई अपने घर निकलने लगते हैं और तुलसाबाई नेक्स्ट मॉर्निंग यहाँ आने का बोलकर जाती है। तो अगली सुबह नेहा उठती है और घर के बाहर तुलसाबाई और भाऊराव को देखती है। तुलसाबाई ने घर का सारा काम कर दिया था और भाऊराव तुषार और नेहा को रेडी होने के लिए कहते हैं, क्योंकि आज वो उन्हें अपना खेत दिखाने ले जा रहे थे। नेहा रेडी होकर बाहर आती है और यहाँ दरवाजा बंद करते वक्त वो अपने रूम के ऊपर एक विंडो को नोटिस करती है जिसकी दूसरी तरफ एक और रूम था। नेहा उस रूम को देखने जाती है जो कि घर के पीछे बना हुआ था और ये रूम खाली पड़ा था। यहाँ से टर्न करने पर नेहा नोटिस करती है कि इस रूम के दरवाजे के ठीक सामने एक रास्ता खेत में जा रहा था और उस रास्ते पे जाने के बाद नेहा एक पुराने कुएं के पास पहुंचती है जो कि काफी स्ट्रेंज नजर आ रहा था। नाउ उस रात तुषार नेहा को बताता है कि वो एक दिन के लिए शहर जाएगा एंड नेहा इस बात से खुश नहीं थी, क्योंकि उसके जाने के बाद वो यहाँ बिल्कुल अकेली हो जाएगी। एनीवेज अगली सुबह तुलसाबाई नेहा को एक चालाक कौवे की कहानी सुनाती है। वो कौवा एक पेड़ पर अपना घोंसला बनाकर उसमें अंडे देता है, लेकिन कुछ दिन बाद इसी पेड़ पर एक सांप आता है जिसकी नजर उसके अंडों पर थी। पास ही एक मैना अपने घोंसले में अंडे देती है, जिससे बड़ी चालाकी से कौवा अपने अंडों से बदल देता है और नेक्स्ट डे वो सांप उसके अंडे खा जाता है, जिससे कौवे के अंडे बच जाते हैं और सांप मैना के अंडे खा गया था। अब दोस्तों यहाँ सोचने वाली बात ये थी कि तुलसाबाई ने नेहा को ये अजीब कहानी क्यों सुनाई। खैर पूरा दिन तुलसाबाई नेहा का ध्यान रखती है, उससे बातें वगैरह करती है और शाम को वो नेहा को एक साड़ी भी एज ए गिफ्ट देती है। रात को तुषार और नेहा की बातचीत से हमें पता चलता है कि तुषार को नेहा से एक लड़के की उम्मीद थी, जिस पर नेहा तुषार को बताती है कि लड़का हो या लड़की उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि उनका बच्चा उनके जीवन में एक ब्लेसिंग है। और यहाँ एज अ व्यूअर हम नोटिस करते हैं कि उन दोनों की बातों को कोई छिपकर सुन रहा था। अगली सुबह नेहा बाहर एक औरत को कुछ टहनियां तोड़ते हुए देखती है और यहाँ हम नोटिस करते हैं कि ये और कोई नहीं बल्कि वही औरत थी जिसे हमने मूवी के ओपनिंग सीन में देखा था। अब इससे पहले नेहा उससे कुछ बात करती, तुलसाबाई यहाँ आ जाती है और नेहा को बताती है कि ये औरत उसके छोटे बेटे प्रताप राव की वाइफ लक्ष्मी है। प्रताप राव अब यहाँ नहीं रहता है और वो शहर चला गया है। लक्ष्मी के साथ एक बुरा हादसा हुआ था, जहां अपने 8वें महीने की प्रेगनेंसी में अचानक ही उसका बच्चा मर गया, जिसके बाद से लक्ष्मी को शॉक लग गया था और वो अब कुछ बोल नहीं सकती।
अब पूरे दिन नेहा नोटिस करती है कि तुलसाबाई लक्ष्मी के साथ कुछ अच्छा बिहेव नहीं कर रही थी एंड लक्ष्मी भी जब जब नेहा को देख रही थी तो ऐसा लग रहा था ऐसे वो उसे कुछ कहना चाहती हो। तुलसाबाई लक्ष्मी का ये बिहेवियर नोटिस करती है और उसे यहाँ से भगा देती है। शाम होने के बाद तुलसाबाई भी यहाँ से चली जाती हैं और उनके जाने के बाद नेहा को मेन डोर पर किसी की नॉक सुनाई देती है। नेहा जाकर चेक करती है लेकिन वहां कोई भी नहीं था। बट जैसे ही नेहा टर्न करती है हम दरवाजे के पास किसी बच्चे को भागते हुए देखते हैं। नेहा उसकी आवाज सुनकर उसके पीछे जाती है और एक बार फिर वो नेहा के सामने से भागता है। इतने में ही तुलसाबाई यहाँ आ जाती है और नेहा उसे इस इंसिडेंट के बारे में बताती है, जिस पर तुलसाबाई उसी पर गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि उसे इन बच्चों से घुलना मिलना नहीं चाहिए। आज वो एक बच्चे से प्यार से बात करेगी तो कल 2 और बच्चे यहाँ आ जाएंगे। नेहा को तुलसाबाई की ये बात काफी अजीब लगती है। खैर, बीच रात में नेहा की नींद खुलती है और वो जमीन पर तुलसाबाई का बिस्तर खाली देखती है और अचानक ही उसकी नजर अपने पैरों पर पड़ जाती है, जहां तुलसाबाई उसके पैरों के पास चुपचाप ऐसे बैठी हुई थी एज इफ वो पहरा दे रही हो। अगली सुबह अगेन नेहा को दरवाजे के बाहर वही बच्चा दिखाई देता है जो लास्ट नाइट घर के बाहर नॉक करके भागा था। नेहा उस बच्चे के पीछे पीछे घर के पीछे वाले रूम की तरफ जाती है, जहां उसे उस बच्चे के साथ 2 और बच्चे भी दिखाई देते हैं जो कि एक रेडियो पर कुछ सुन रहे थे और नेहा को देखते ही वो बच्चे यहां से भाग जाते हैं। नेहा उस रेडियो को उठा लेती है जिसमें उसे किसी औरत की आवाज सुनाई देती है। इतने में ही उन 3 बच्चों में से एक नेहा को छूकर भागता है और वो बच्चे नेहा के साथ लुका छिपी खेलना स्टार्ट कर देते हैं। नेहा उन बच्चों को पकड़ने जाती है और हम उन बच्चों को एक दीवार के पीछे छिपते हुए देखते हैं, जहां उनके साथ एक घोस्टली फिगर भी दिखाई देती है। जैसे ही नेहा यहाँ आती है वो बच्चे और वो घोस्ट यहाँ से गायब हो जाते हैं। नेहा उस रेडियो को देखने लगती है और इतने में ही यहाँ तुलसाबाई आ जाती है और वो नेहा के हाथों में वो रेडियो देखकर उस पर गुस्सा करने लगती है कि उसके मना करने के बाद भी वो उन बच्चों के साथ घुल मिल रही थी, और इतना कहकर वो नेहा के हाथों से वो रेडियो लेकर फेंक देती है। नेहा इस बात से बहुत गुस्सा हो जाती है और तुलसाबाई एंड नेहा में कहासुनी होने लगती है, और इस कहासुनी में तुलसाबाई नेहा को बोलती है कि वो किसी काम की नहीं है क्योंकि तुषार को उससे एक लड़के की उम्मीद थी, लेकिन उसके पेट में एक लड़की पल रही है। नेहा तुलसाबाई के रूड बिहेवियर से नाराज हो जाती है और घर का दरवाजा बंद करके बैठ जाती है। अब तुषार के वापस आने पर इससे पहले नेहा कुछ बोलती उससे पहले तुलसाबाई तुषार से कहने लगती है कि वो नेहा का ध्यान रख रही थी, फिर भी नेहा ने उसके साथ बुरा बर्ताव किया। नेहा भी तुषार को सच बताने की कोशिश करती है, बट तुषार नेहा को तुलसाबाई से माफी मांगने के लिए कहता है क्योंकि वो उम्र में बड़ी थी। नेहा उनकी उम्र का तकाजा रखते हुए उससे माफी मांग लेती है, पर उसके जाते ही नेहा तुषार को बताती है कि उसे ऐसा लगता है कि तुलसाबाई उसके पेट में पल रहे बच्चे से जलती है क्योंकि उसकी खुद की बहू लक्ष्मी कभी मां नहीं बन सकी। नेहा तुषार को यहाँ से अभी इसी वक्त चलने के लिए कहने लगती है और तुषार को उसकी बात मानकर यहाँ से रात में ही जाने के लिए रेडी होना पड़ता है। अब जैसे ही वो लोग बाहर अपना सामान लेकर निकलते हैं, वैसे ही भावराव तुषार के सर पर एक स्टिक से हिट करके उसे बेहोश कर देता है, और तुलसाबाई भी नेहा के ऊपर कुछ फूंक देती है जिससे नेहा भी बेहोश हो जाती है। जब नेहा को थोड़ा बहुत होश आता है तो वो अपने आप को किसी हवन में बैठा हुआ देखती है। उसके कपड़े भी चेंज हो चुके थे और वो उसी साड़ी में थी जो तुलसाबाई ने उसे एज ए गिफ्ट दिया था। यहाँ वो हवन के पुजारी को भी देखते हैं, जो कि और कोई नहीं बल्कि वही आदमी था जिसे हमने उस दिन नेहा को घूरते हुए देखा था जब वो और तुषार यहाँ पहली बार आए थे। वो पुजारी कुछ मंत्र वगैरह पढ़कर 3 उंगलियां दिखाता है और इसके बाद हवन खत्म होने पर तुलसाबाई नेहा को बेड से बांध देती है। यहाँ तुलसाबाई नेहा को कुछ साल पहले की बात बताती है जब भावराव के छोटे भाई केदार राव की शादी कावेरी नाम की एक औरत से हुई थी। उस समय तुलसाबाई के खुद के 4 बच्चे थे, और यहाँ हम देखते हैं कि वो 3 छोटे बच्चे जो नेहा के साथ लुका छिपी खेलने आए थे, वो दरअसल तुलसाबाई के मरे हुए बच्चों के ही घोस्ट थे। तुलसाबाई का बड़ा बेटा प्रताप राव ही इकलौता जिंदा बचा था। फिर तुलसाबाई नेहा को बताती है कि कावेरी के आते ही उसके बाकी 3 बच्चे कावेरी से इतना घुल मिल गए थे कि वो उसे ही अपनी मां मानने लग गए थे। तुलसाबाई को यह सब पसंद नहीं आ रहा था और उसने भावराव से कह दिया कि वो केदार राव को अपनी पत्नी को समझाने के लिए बोल दे। केदार राव कावेरी को समझाने गया था और उन दोनों के बीच काफी झगड़ा हो गया, और जब भावराव और तुलसाबाई वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कावेरी ने केदार राव को जान से मार दिया था, और इसके बाद कावेरी ने जिस चाकू से केदार राव को मारा था उसी से अपना पेट और गला भी काट लिया और उससे मारी गई। इसके बाद उस घर में मनहूस साया पड़ गया था और तुलसा के बाकी 3 बच्चे कुएं में कूदकर मारे गए। कुछ समय बाद तुलसाबाई के बड़े बेटी की शादी लक्ष्मी से हुई थी, जिसके बाद अपने 8वें मंथ की प्रेगनेंसी में लक्ष्मी पर कावेरी का बुरा साया पड़ा और उसके बच्चे की डेथ हो गई।
इसके बाद उन लोगों ने अपने बड़े बेटे प्रताप राव की 2 बार और शादी कराई, पर उसकी बाकी 2 बीवियों का भी वही हाल हुआ और इस दौरान उन दोनों की डेथ भी हो गई। तुलसाबाई नेहा को बताती है कि अपने घर से कावेरी का बुरा साया हटाने के लिए उसने एक तांत्रिक की मदद ली थी, जिसने उसे बताया कि अगर इस घर में कोई 8 महीने की प्रेग्नेंट औरत 3 दिन और 3 रात तक रह जाए तो इस घर से वो बुरा साया चला जाएगा। नेहा को अब समझ आता है कि लास्ट टाइम तुलसाबाई ने उसे कौवे और सांप की कहानी सुनाई थी, उसका क्या मतलब था। इतने में ही नेहा फिर से बेहोश हो जाती है और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में नेहा तुषार को ढूंढने लगती है, पर यहाँ घर में कोई भी नहीं था। नेहा बाहर जाती है जहाँ उसे जमीन पर वही रेडियो पड़ा हुआ मिलता है। नेहा इस रेडियो को देखकर घबरा जाती है और भागकर रूम में चली जाती है। यहाँ रूम के अंदर उसे उन 3 बच्चों में से एक बैठा हुआ दिखाई देता है जो उससे कुछ ऐसा कहता है, तुम्हारे पेट में जो लड़की है वो लोग उसे भी ले जाएंगे। ये कहकर वो बाहर की तरफ भाग जाता है और नेहा उसके पीछे चल पड़ती है। नेहा उसके पीछे चलते चलते उसी कुएं तक पहुंच जाती है जहां वो 3 बच्चों को कुएं पर खड़ा हुआ देखती है और वो तीनों यहाँ कुएं में कूद जाते हैं। नेहा कुएं के अंदर झांकती है बट यहाँ कोई नहीं था। नेहा इसे अपने मन का वहम समझकर यहाँ से बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगती है, बट यहाँ एक अजीब चीज होती है। नेहा कोई भी रास्ता लेती है लेकिन वो बार बार घूम फिर कर उसी जगह पे वापस आ जा रही थी। ऐसा करते करते शाम हो गया था और वो काफी थक जाती है। इतने में ही उसे पास ही से भावराव और तुलसाबाई की आवाज आती है, जिसे सुनकर वो घर के पीछे वाले रूम में जाकर छिप जाती है। सरप्राइजिंगली यहाँ आज ये रूम खाली नहीं था और यहाँ काफी सारी घास पड़ी हुई थी। नेहा उन्हीं में से एक घास के गठरी के पीछे छिप जाती है और वो देखती है कि एक और औरत यहाँ घास के पीछे छिपी हुई थी। इतने में ही भावराव, तुलसाबाई और एक आदमी यहाँ आते हैं और उस दूसरी औरत को ढूंढने लगते हैं। वो लोग उस औरत को ढूंढ लेते हैं और उसे यहीं जिंदा जला देते हैं। बट अचानक ये सब यहाँ से गायब हो जाता है एंड नेहा रियलाइजेस कि उसे किसी तरह के विजन्स आ रहे थे और ये रूम असल में बिल्कुल खाली था। जी हाँ दोस्तों, नेहा को वही रेडियो पड़ा हुआ दिखाई देता है एंड नेहा जैसे ही उस रेडियो को सुन रही होती है, एज अ व्यूअर हम देखते हैं कि नेहा के ठीक बगल में एक ऑलमोस्ट बर्न्ड औरत आती है और उसके कान में कुछ फुसफुसाती है। नेहा इन सबसे बहुत डर जाती है और यहाँ से एक बार फिर भागने की कोशिश करती है, बट इट वॉज अ वेस्ट, क्योंकि हर बार वो फिर से यहीं घूम फिर कर पहुंच जा रही थी। ऐसा काफी देर तक करते रहने के बाद नेहा यहीं फेंट होकर गिर जाती है और नेक्स्ट मॉर्निंग उसकी आंख खुलती है। नेहा को रियलाइज होता है कि पिछली शाम से उसने कुछ भी नहीं खाया था जो कि उसके बच्चे के लिए हार्मफुल हो सकता है, और इसीलिए वो रूम के अंदर जाकर जो भी उसे मिलता है उसी को खाकर अपना पेट भरती है। खाना खाते वक्त उसे बाहर से कुछ आवाज आती है और वो विंडो से बाहर देखती है, जहां उसे मूवी के ओपनिंग सीन वाला इंसिडेंट दिखता है जहां लक्ष्मी चाकू से अपना पेट काट लेती है। इसके बाद 2 और औरतें यहाँ आकर ठीक वैसे ही अपना पेट काट लेती हैं एंड देन तुलसाबाई यहाँ अपने बेटे प्रताप राव के साथ आती है और उन दोनों औरतों को जान से मार देती है। नेहा को समझ आ गया था कि उसे ये सब विजन्स आ रहे थे और इन विजन्स का कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। इसी बीच वहां वो बच्चे अपीयर हो जाते हैं। नेहा उनके पीछे जाती है और यहाँ वो घर के बाहर उसी रेडियो को देखती है जहां उसे दीवार के पीछे से एक प्रेग्नेंट औरत आते हुए दिखती है जो कि उन बच्चों के साथ लुका छिपी खेल रही थी, और ये औरत और कोई नहीं बल्कि कावेरी थी। खेलते खेलते कावेरी उन बच्चों को बताती है कि उसके पेट में लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है, और ये कहकर कावेरी नेहा की तरफ देखती है। यहाँ नेहा रियलाइज करती है कि कावेरी ही वो औरत थी जिसे उसने उस दिन रूम में जलते हुए देखा था। इतने में यहाँ राव और तुलसाबाई आते हैं और वो कावेरी को बोलते हैं कि अगर उसने लड़की को जन्म दिया तो उसे मरना होगा, और उस पर हमला कर देते हैं। एंड अचानक ही ये सब नेहा की नजरों के सामने से गायब हो जाता है एंड नेहा को कावेरी अपने सामने उसी रूम के आगे बैठी हुई दिखाई देती है जहाँ उसे जिंदा जला दिया गया था। कावेरी उसे नाइफ देकर उसे भी अपने बच्चे को मार देने का इशारा करती है कि इतने में ही नेहा की आंख खुलती है और यहाँ हमें पता चलता है कि नेहा खाना खाने के बाद सो गई थी और उसने ये सब अपने सपने में देखा था। अब 2 दिन हो चुके थे और लास्ट दिन की सुबह उसे अपने सामने तुलसाबाई दिखाई देती है जो कि उसे बताती है कि नेहा ने एक लड़की को जन्म दिया है और प्रताप राव उसकी बच्ची के साथ खेल रहा है। यहाँ से नेहा बाहर भागती है और कुएं के पास उसे प्रताप राव उसकी बच्ची के साथ दिखता है। पास ही में खड़ा भाव राव उससे कहता है कि इस सैक्रिफाइस के बाद उनकी फसल इस साल अच्छी होगी, और इतने में ही प्रताप राव नेहा की बच्ची को कुएं में फेंक देता है। नेहा कुएं की तरफ भागती है और यहाँ आकर उसे कुएं में कई छोटी बच्चियों की लाशें दिखाई देती है। तभी नेहा को होश आता है जहां वो अभी भी प्रेग्नेंट थी एंड दिस वाज अगेन सम काइंड ऑफ विजन।
नेहा यहाँ से भागती है और दौड़ते दौड़ते उसके पेट में दर्द हो जाता है और वो थक कर बैठ जाती है। एंड ये सीन एग्जैक्टली मूवी के ओपनिंग सीन जैसा हो जाता है, जहाँ नेहा भी उसी तरह बैठ जाती है और वो 3 बच्चे यहाँ आकर उसे एक चाकू देते हैं। नेहा अपने बच्चे को मारने से मना कर देती है, लेकिन तभी सामने से कावेरी की घोस्ट यहाँ आ जाती है, जो नेहा पे काबू करके उससे उसके पेट पर चाकू चलवाने लगती है, जिसके बाद स्क्रीन ब्लैकआउट हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग नेहा का यहाँ पर 3 रात और 3 दिन पूरे हो जाते हैं और तुषार यहाँ आता है, जो कि नेहा को बताता है कि रिचुअल पूरा हो गया था, जिसके बाद उन्हें छोड़ दिया गया था। तुलसाबाई और भावराव भी यहाँ जाते हैं, लेकिन नेहा उनसे डरती नहीं, बल्कि वो तुलसाबाई को एक कहानी सुनाने लगती है। दरअसल नेहा को सब सच पता चल चुका था और वो यहाँ बताती है कि कावेरी के साथ क्या हुआ था। भावराव की फैमिली अपनी फसल की अच्छी ग्रोथ के लिए कई सालों से एक प्रथा का पालन करते आ रहे थे, जहां वो हर साल न्यू बॉर्न गर्ल चाइल्ड को सैक्रिफाइस किया करते थे। भावराव के छोटे भाई केदार राव की वाइफ कावेरी भी जब प्रेग्नेंट होती है, तब वो लोग उससे उस बच्चे को जान से मार देने के लिए कहते हैं, बट वो साफ मना कर देती है, क्योंकि वो अपनी बच्ची को इस दुनिया में लाना चाहती थी। केदार राव कावेरी को मारने लगता है, जिसे वो 3 बच्चे देख लेते हैं। अब वो तीनों कावेरी को बचाने के लिए आते हैं और उनमें से एक कावेरी को सेल्फ डिफेंस के लिए एक चाकू दे देता है और खुद केदार राव से लड़ने लगता है। इसी बीच केदार राव कावेरी के हाथ में रखे चाकू पर ही अपने आप गिर जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है और वो बच्चे से डर के यहाँ से भाग जाते हैं। इतने में ही तुलसाबाई यहाँ आती है और कावेरी के हाथ में उस चाकू को देखकर वो सोचती है कि कावेरी ने ही केदार राव को जान से मार डाला। तुलसाबाई ये बात अपने बेटे प्रताप राव और अपने हस्बैंड भावराव को बताने चली जाती है एंड कावेरी भागकर घर के पीछे वाले कमरे में छिप जाती है। यहाँ से हम वही सीन देखते हैं जो कि नेहा के विजन में आया था, विच इज भावराव, तुलसाबाई और उनका बेटा प्रताप यहाँ आते हैं और कावेरी को जिंदा जलाकर मार देते हैं। कुछ दिनों बाद वो बच्चे जो कावेरी को अपनी मां समान समझते थे, वो कावेरी के डेथ के बाद एक साथ कुएं में कूदकर अपनी जान लेते हैं। नाउ तुलसाबाई और भावराव ने अपने बेटे प्रताप की शादी लक्ष्मी से कराई थी, जिसे कावेरी की आत्मा ने सब कुछ बता दिया था और उसे कंट्रोल करके अपने बच्चे को अपने पेट में ही मार लेने के लिए कहा, नहीं तो वो लोग उस बच्चे को दुनिया में आने के बाद सैक्रिफाइस कर देते एंड लक्ष्मी ने ऐसा ही किया। इसके बाद तुलसाबाई एंड भावराव ने अपने बेटे प्रताप की 2 और बार शादी कराई, बट हर बार ठीक ऐसा ही हुआ। एंड नाउ हमें कहानी का सबसे शॉकिंग पार्ट पता चलता है। नेहा तुलसाबाई को बताती है कि उसे पता चल गया है कि प्रताप कौन है, क्योंकि अपने विजन्स में उसने प्रताप को देख लिया था। और यहाँ हमें पता चलता है कि तुलसाबाई और भावराव का वो बेटा जो शहर चला गया था, वो और कोई नहीं बल्कि नेहा का पति तुषार ही था। जी हाँ दोस्तों, दरअसल तुषार ने नेहा को फंसाया था और जब नेहा 8 मंथ की प्रेग्नेंट हो गई, तब वो उसे अपने गाँव ले आया था। तुलसाबाई, तुषार और भावराव ने बहुत कोशिश की कि नेहा को सच पता ना चले और वो अपने सैक्रिफाइस पूरा कर ले, पर कावेरी ने नेहा को सब सच बता दिया था। अब यहाँ हम वो सीन फिर से देखते हैं जहाँ नेहा को भी कावेरी अपना बच्चा मार देने के लिए फोर्स करती है एंड यहाँ नेहा कावेरी को बोलती है कि वो उसकी मदद करना चाहती है और उसे इंसाफ दिलाना चाहती है, क्योंकि वो समझ गई है कि यहाँ क्या हुआ था, और कावेरी रुक जाती है। भावराव नेहा से अपना मुंह बंद करने के लिए कहते हैं और उसे बोलते हैं कि अगर वो अपना मुंह बंद रखेगी तो वो लोग उसे लक्ष्मी की तरह जिंदा छोड़ देंगे, पर अगर वो किसी को ये सब बताने का सोचेगी तो वो उसे प्रताप की बाकी 2 बीवियों की तरह जान से मार डालेंगे। यहाँ हम विंडो के पास लक्ष्मी को ये सब सुनते हुए देखते हैं। नेहा किसी की परवाह किए बिना यहाँ से बाहर निकलकर चलना स्टार्ट कर देती है और तुषार यानी कि प्रताप उसे मारने के लिए दौड़ता है। एंड फाइनली लक्ष्मी, जो इतने सालों से ये सब देखती आ रही थी और सहती आ रही थी, वो तुषार पर हमला करके उसे जान से मार देती है, जिसके बाद वो भावराव और तुलसाबाई को मारने के लिए दौड़ती है। यहाँ नेहा बाहर जाने के रास्ते को देखती है और उन 3 बच्चों की घोस्ट यहाँ आकर नेहा को बाहर जाने का सही रास्ता दिखाते हैं। 1964 में शुरू होती है, जहां हम एक इंसान को चोरी छुपे एक सुनसान हवेली में घुसते देखते हैं। वो जैसे ही अंदर जाता है, उसे व्हाइट साड़ी में एक भूतनी कुएं के पास दिखती है। इस भूतनी को देख वो बहुत ज्यादा डर जाता है और यहाँ से भाग निकलता है। अब अगले सीन में कहानी कुछ दिनों बाद की दिखाई जाती है, जहाँ बशीर नामक एक नौजवान साहित्यकार पहली सीन वाले हवेली के पास आता है। क्यों? क्योंकि उसने इस हवेली को 2 महीने के लिए रेंट पे लिया था। अब वो जैसे ही गेट के बाहर रुकता है, रिक्शा वाला उसका सामान
अंदर ले जाने से मना कर देता है। ये जानकर वो अपना सामान खुद ही उठाकर अंदर चला जाता है। गेट के अंदर उसे एक कुआं दिखता है जिसमें वो झांकता है और पत्थर ड्रॉप करता है। इसके बाद वो पूरे घर को घूम के एक्सप्लोर करने लगता है और यहाँ उसे एक कमरा बंद भी मिलता है। पूरे घर में बहुत ज्यादा धूल थी, डिपिक्टिंग की घर में शायद काफी समय से कोई नहीं रह रहा है। अब जब बशीर घर को एक्सप्लोर कर रहा होता है तब गांव के कुछ लोग बाहर से ये सब बहुत ही डरी हुई निगाहों से देख रहे थे। एनीवेज बशीर यहाँ खुद के सोने का एक कमरा चुनता है और कमरे को सेट करने में लग जाता है। कमरा सेट करने के बाद बशीर गांव में पोस्ट मास्टर से मिलकर उन्हें बताता है कि अगर उसके नाम की कोई खत आती है तो पोस्ट मास्टर वो खत उसके घर भिजवा दे। लेकिन जैसे ही बशीर पोस्ट मास्टर को बताता है कि वो भार्गवी नीलायम मैंशन में मूव हुआ है तो पोस्ट मास्टर के चेहरे का रंग ही उड़ गया था। इसके बाद बशीर एक रेस्टोरेंट में जाता है और वहां भी जब रेस्टोरेंट ओनर को पता चलता है कि बशीर भार्गवी नीलायम मैंशन में मूव हुआ है तो रेस्टोरेंट वाला मैंशन या हवेली पे रोज टिफिन पहुंचाने से मना कर देता है। तो इसके बाद बशीर अपने कुछ दोस्तों से मिलने जाता है और यहाँ फाइनली बशीर को पता लगता है कि आखिर क्यों इस गांव के लोग भार्गवी नीलायम मैंशन का नाम सुनते एकदम डर जाते हैं। दरअसल गांव वालों के हिसाब से महल में एक पिशाचिनी रहती है जिसका नाम है भार्गवी। 1950s के दौरान भार्गवी नाम की एक बहुत ही खूबसूरत लड़की वहां रहती थी और वो हर कला में निपुण थी, चाहे बात नृत्य की हो या फिर संगीत की। भार्गवी अपने पड़ोसी शशि कुमार से प्यार करती थी जो कि सितार बजाता था और एक गायक भी था। शशि कुमार भी भार्गवी को चाहता था लेकिन एक दिन शशि कुमार उसे छोड़ के चला गया। इसी गम में भार्गवी डूब गई और अंततः कुएं में कूद के गलत कदम उठाई। भार्गवी के समाप्त होने के बाद लोगों को कुएं पे एक खत भी मिला जो कि शशि कुमार लिखा था, सेइंग कि वो अब किसी और औरत के साथ शादी करके कहीं और रह रहा है। तब से भार्गवी की आत्मा उस हवेली में भटकती है और वो किसी भी मर्द को वहां टिकने नहीं देती है। हाल यह है कि लोग दिन में भी हवेली के अंदर जाना नहीं चाहते हैं। तो ये सब जानने के बाद बशीर वापस हवेली आता है और वो कुएं में झांक कर बातें करने लगता है। मतलब ऐसे बातें कर रहा था एज इफ वो भार्गवी से ही बात कर रहा हो। बशीर पहले तो सुबह कुएं में पत्थर फेंकने के लिए सॉरी कहता है, देन ये भी कहता है कि उसे भार्गवी की कहानी सुन के काफी दुख हुआ। देन बशीर एड्स कि वो 2 महीने के लिए इस जगह को रेंट किया है जिसमें उसके सारे पैसे लग गए हैं, तो उसके पास रहने का कोई और ठिकाना नहीं है, इसलिए भार्गवी उसे यहाँ रहने दे क्योंकि वो भी भार्गवी की तरह ही अकेला है। बशीर ये तक कहता है कि अगर भार्गवी की कहानी सच्ची है और वो सच में शशि कुमार से प्यार करी थी तो वो बशीर के सिचुएशन को भी समझेगी और उसे परेशान नहीं करेगी। इन बातों के बीच बशीर को अलग अलग जानवर कंपाउंड में दिखते हैं, लाइक कुत्ता, बिल्ली, चूहा और हम व्यूअर्स को तो एक सांप भी दिखता है। खैर ये सब कह के बशीर अंदर जाता है, सॉन्ग्स बजाता है, देन कुएं के पास आके नहाने लगता है। वो भार्गवी को फिर से एड्रेस करके कहता है कि भार्गवी को गलत कदम नहीं उठाना चाहिए था क्योंकि अगर भार्गवी वेट करती तो शायद उसे कोई ऐसा मिल जाता जो कि उसे बहुत ज्यादा प्यार करता। इस मोमेंट पे हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि कुएं की दूसरी तरफ भार्गवी की घोस्ट व्हाइट कपड़े में बैठकर ये सब सुन रही होती है। अब नहाने के बाद बशीर भार्गवी को एड्रेस करके गुड नाइट बोल के सो जाता है। बशीर के सोते ही हम एक अदृश्य शक्ति को देखते हैं जो कि बशीर के डायरी को पलट के पढ़ती है। अब अगली सुबह बशीर उठ के वापस गांव में जाता है और वहां लोग उसे जिंदा देख के काफी हैरान हो जाते हैं। यहाँ रेस्टोरेंट का ओनर बशीर को बताता है कि पिछले साल किसी एमएन सर की बहन और उसका हस्बैंड मैंशन में स्टे करने गए थे और वो लोग वहाँ एक रात भी नहीं टिक सके। ये एमएन सर भार्गवी के अंकल या मामा का कोई बेटा था और परिवार वाले भार्गवी की शादी इसी एमएन सर से करवाना चाहते थे, लेकिन भार्गवी तो गायक शशि कुमार से प्यार करती थी। फिर आगे क्या हुआ वो तो आप व्यूअर्स जानते ही हैं। रेस्टोरेंट वाला ये भी ऐड करता है कि एमएन सर बताते हैं कि भार्गवी बहुत ही बदमाश लड़की थी और हवेली में वो कभी बिल्ली तो कभी कुत्ता और कभी चूहे के रूप में भी दिख जाती है, इसलिए बशीर को हवेली के अंदर बिल्कुल सावधान रहना चाहिए। तो इसके बाद बशीर वापस मैंशन पे जाता है और भार्गवी को एड्रेस करके कहने लगता है कि वो भार्गवी की कहानी को लिखना चाहता है, लेकिन वो भार्गवी की रियल स्टोरी लिखेगा, ना कि वो झूठी कहानी जो कि गांव वाले सबको सुनाते फिरते हैं। इसके बाद बशीर कहानी लिखना शुरू करता है और तभी उसे आउट हाउस से कुछ आवाजें सुनाई देती है। चेक करने पे वो पाता है कि घर के उस लॉक्ड कमरे की खिड़की में से एक स्टिक निकल रहा था। दरअसल पूरे हवेली में सिर्फ एक ही कमरा था जो कि लॉक्ड था और सबका मानना था कि उस कमरे में ही भार्गवी की चीजें रखी हैं। बशीर यहाँ अंदर जाता है और कमरे में उसे एक बक्सा मिलता है जो कि लॉक्ड था। बशीर को इस बक्से की चाबी तो नहीं मिलती, लेकिन दीवार पे लिखे कुछ टेक्स्ट वगैरह से वो ये जरूर पता लगा लेता है कि भार्गवी का प्रेमी शशि कुमार एक गायक था। इसके बाद बशीर बक्से के लॉक को अपने चाकू से तोड़ देता है और अंदर उसे भार्गवी की एक तस्वीर मिलती है। खैर उस रात जब बशीर सो रहा होता है तो एक आदमी मैंशन में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन बाहर ही वो भार्गवी को बैठा देखकर चिल्लाता है। चिल्लाने की आवाज सुन के बशीर नीचे आके इस आदमी को संभालता है और इस आदमी का कहना था कि वो तो यहाँ से गुजरते हुए काम की तलाश में अंदर आया, लेकिन यहाँ की मैडम उसे धक्का देके उसका गला दबा
दबाने लगी। ये सुन के बशीर थोड़ा आश्चर्य में था क्योंकि घर में उसके अलावा तो और कोई है ही नहीं। जो भी हो, ये आदमी अपना नाम परिकन्नी जूनियर बताता है और उसकी बातों से हम समझ पाते हैं कि उसे ये पता ही नहीं कि भार्गवी भूत है। रादर वो भार्गवी को बशीर की पत्नी समझ बैठा था। अब बशीर परिकन्नी को घर में रहने की जगह देता है और वो भार्गवी को एड्रेस करके कहता है कि वो परिकन्नी को यहाँ रहने दे और उसे परेशान ना करे। तो अगली सुबह से परिकन्नी बशीर की घर के कामों में हाथ बांटने लगता है और एक बार रात में परिकन्नी जब अकेला बैठा होता है तो एक बिल्ली उसे घूरे जा रही थी। परिकन्नी कहने लगता है कि मैडम इस बिल्ली को भगा दो और इसके ठीक बाद भार्गवी के नाचने की आवाज और म्यूजिक सुनाई देती है जिसे सुन के बिल्ली भाग जाती है। इन शॉर्ट परिकन्नी को भार्गवी का यहाँ होना हर पल महसूस हो रहा था। साथ ही उसे ये तक नहीं पता था कि भार्गवी कोई रियल इंसान नहीं बल्कि एक भूत है। खैर तो एक दिन बशीर और परिकन्नी मिलकर कुएं को साफ करने की सोचते हैं, जहां परिकन्नी रस्सी पकड़ता है और बशीर रस्सी के सहारे कुएं में उतरता है। तभी परिकन्नी से रस्सी छूट जाती है जिससे बशीर कुएं में गिर जाता है। परिकन्नी यहाँ मैडम को आवाज लगाता है, फिर भागते हुए बशीर के दोस्तों के घर मदद मांगने पहुंचता है। यहाँ के उसे पता लगता है कि उस घर में भार्गवी नहीं बल्कि उसकी आत्मा रहती है और ये सुनते परिकन्नी के होश उड़ जाते हैं, लिटरली। अब जब उसे होश आता है तो वो अपने सामने बशीर को सही सलामत पाता है और यहाँ बशीर बताता है कि वो कुएं में गिरा तो था लेकिन पता नहीं कैसे वो एकदम से पानी से बाहर आ गया, एज इफ कोई उसे ऊपर उठा रहा हो। ये सुन के हम व्यूअर्स क्लियरली समझ पाते हैं कि भार्गवी ही बशीर को बचाई होगी। अब इन बातों को सुन के परिकन्नी बहुत डर चुका था और वो वापस मैंशन जाने से मना कर देता है। खैर तो बशीर अपनी कहानी लिखने लगता है और एक रात समुद्र किनारे उसे ब्लू लाइट्स और एक औरत की आकृति दिखती है। देन हवेली में जब वो भार्गवी की तस्वीर अपने डेस्क पे रख के लिखने लगता है तो बाहर से उसे पायल की आवाज सुनाई देती है। चेक करने पे वो इस बार एक्चुअली में भार्गवी को देख पाता है जो कि एक झूले पे झूल रही थी। बशीर भार्गवी की ओर बढ़ता है, वहीं भार्गवी अपनी पावर से बशीर के राइटिंग्स के वो पेजेस जला देती है जिसमें वो कुछ भी गलत लिखा था। इसके बाद वो बशीर के डेस्क पे कुछ पुराने टाइम की न्यूज़पेपर कटिंग्स डाल देती है जिसमें कुछ तो सुराग था अबाउट भार्गवीज लाइफ। अब इस पेपर कटिंग में लखनऊ जाने वाली ट्रेन में किसी इंसान के मृत शरीर के मिलने की खबर थी। बशीर सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये खबर भार्गवी से कैसे रिलेटेड हो सकती है और तभी वहां बशीर को एक लेटर भी मिलता है। ये लेटर कोई नानू कुट्टन नाम का आदमी भार्गवी को लिखा था, जहां वो भार्गवी से अपने बेइंतहा प्यार का इजहार कर रहा था। साथ ही वो पूछ रहा था कि भार्गवी उसे प्यार क्यों नहीं करती। उस लेटर में ये भी लिखा था कि भार्गवी को पाने के लिए नानू कुट्टन किसी भी हद तक चला जाएगा। तो ये सब पढ़ने के बाद अगले दिन बशीर अपने दोस्तों से नानू कुट्टन के बारे में पूछता है। वो बताते हैं कि नानू कुट्टन एक बहुत ही घटिया आदमी था, मतलब अभी भी एग्जिस्ट करता है और वो ऐसा आदमी जो कि होता है ना, थोड़ा सनकी टाइप का, ऑब्सेसिव नेचर होता है। इनफैक्ट वो तो काला जादू और गलत काम में भी इन्वॉल्व रहता है। ये पता लगने के बाद बशीर गांव के कई लोगों से मिलकर बात करता है जो कि भार्गवी को जानते थे, लाइक भार्गवी के घर के नौकर पापू से, दोनों उसके फ्रेंड सुमा और लता से। और इन लोगों से बात करके बशीर को काफी कुछ पता लगता है। लाइक भार्गवी के समाप्त होने के अगले दिन लेटर वेल के पास नहीं बल्कि उसके नौकर पापू को मिला था। ये सुनते बशीर लेटर को देखने की बात करता है जिसपे भार्गवी की मां बताती है कि नानू कुट्टन ने उसी दिन लेटर ले लिया था। ये सब सुन के बशीर को समझ आने लग गया था कि यहाँ असली खेल क्या होगा और इसके बारे में मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा ही। फॉर नाउ अब इतना जान लीजिए कि बशीर समझ जाता है कि भार्गवी खुद से समाप्त नहीं हुई थी बल्कि एक्चुअली में कोई और उसे समाप्त किया था। अब उस रात बशीर घर लौटता है तो उसे मैंशन के बाहर कोई तो दिखता है। जब बशीर उस आदमी का पीछा करता है तो बशीर पे एक चाकू से हमला होता है जिससे बशीर किसी तरह बच जाता है। खैर अगले दिन रेस्टोरेंट का मालिक बशीर से पूछता है कि क्या उसने कहानी पूरी कर ली, जिस पर राइटर कहता है कि हाँ अब कुछ ही पेजेस बाकी है। बशीर ये भी कहता है कि भार्गवी को एक्चुअली कोई और समाप्त किया है और उस राज के ऊपर से बशीर पर्दा उठाएगा। यहाँ हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि इनकी बातें वहीं पे एक दूसरा आदमी सुन रहा था। अब उस रात बशीर जब कहानी लिख रहा होता है तभी लैंटर्न की तेल खत्म हो जाती है। वो तेल लेने बाहर जाता है और जब वापस आता है तो वो देखता है कि पूरा घर बहुत ही सुंदर ब्लू लाइट से रोशन था। वो अपने डेस्क पे जाता है तो देखता है कि लैंटर्न अपने आप उस मैजिकल ब्लू लाइट से जल रहा था। ये देख बशीर समझ जाता है कि भार्गवी को उसकी अपडेटेड कहानी पसंद आई है। तो कहानी पूरी करके राइटर वेल के पास बैठता है और कहानी सुनाने लगता है। अब इस पॉइंट पे फिल्म पास्ट में जाके भार्गवी की कहानी हमें दिखाती है और अब मैं भी आपको भार्गवी की पूरी कहानी बताऊंगा। तो भार्गवी एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी जो कि संगीत और नृत्य में निपुण थी। भार्गवी के मैंशन के बगल में शशि कुमार रहता था जो कि सितार बजाता था और वो भी गायक था। शशि कुमार सितार बजाता और भार्गवी उस ट्यून पे अपने कमरे में नाचा करती थी। एक दिन भार्गवी अपनी दो दोस्त लता और सुमा के साथ शशि कुमार के घर जाती है जहां वो शशि कुमार को उनके कॉलेज फंक्शन में हेल्प करने को कहती है रिगार्डिंग म्यूजिक। शशि कुमार इसके लिए राजी हो जाता है और हम व्यूअर्स क्लियरली देख पाते हैं कि भार्गवी और शशि कुमार एक दूसरे को पसंद करने लग गए थे। फंक्शन के बाद इनके बीच और भी नजदीकियां बढ़ने लगती हैं
और आगे दोनों कई बार मिलते हैं एंड इट वाज क्लियर कि इनके बीच बेइंतहा मोहब्बत थी। वहीं पैरेलल में हम नानूकुट्टन को भी देखते हैं जो कि भार्गवी को पसंद करता था और हर उस इंसान को धमकाता फिरता था जो कि भार्गवी की तरफ आंख उठा के भी देख ले। कमिंग टू भार्गवी, वेल वो अपने कंपाउंड वॉल के पास जाके शशि कुमार से बातें करती, उसे फ्रूट्स वगैरह देती और लव लेटर भी एक्सचेंज करती। एक दिन नानूकुट्टन वॉल पे इनके लव लेटर को देख लेता है और उसे समझ आ जाता है कि शशि कुमार और भार्गवी एक दूसरे को चाहते हैं। ऐसे में नानूकुट्टन पहले शशि कुमार से मिलता है, उसके सामने अपने पैसे का रोब झाड़ता है क्योंकि शशि कुमार थोड़ा गरीब था। इतने से नानूकुट्टन का मन नहीं भरा तो वो भार्गवी की माँ से मिलने जाता है और भार्गवी से शादी की बात करता है। ये सुन के माँ कहती है कि अभी तो भार्गवी की पढ़ाई चल रही है तो वो शादी नहीं कर सकती और ऐसे भी माँ भार्गवी से बिना पूछे उसकी शादी का डिसीजन नहीं ले सकती। उनसे ना सुनकर नानूकुट्टन को गुस्सा आ जाता है और वो उनके नौकर पापू पर अपना गुस्सा उतार देता है। तभी वहाँ भार्गवी आती है और नानूकुट्टन को कन्फ्रंट करते हुए पापू की साइड लेती है। इस पे नानूकुट्टन भार्गवी को जबान संभाल के बात करने को कहता है क्योंकि वो उसकी होने वाली पत्नी है। ये सुनते भार्गवी डायरेक्टली मना कर देती है कि वो नानूकुट्टन से तो शादी नहीं करेगी। अब अगले दिन नानूकुट्टन भार्गवी के घर आता है और वो लेटर छोड़ के जाता है जिसमें उसने लिखा था कि भार्गवी को उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। दोस्तों ये वही लेटर है जो कि बशीर को भी मिली थी। एनीवेज आगे नानूकुट्टन शशि कुमार को समाप्त करने की कोशिश करता है लेकिन उसके बंदूक का निशाना चूक जाता है। अब यहाँ से कहानी थोड़ी सी अलग मोड़ लेती है जब हम समझ पाते हैं कि शशि कुमार को लखनऊ जाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ कुछ पीसफुल प्रोटेस्ट वगैरह चल रहे हैं जिसमें वो हिस्सा लेने वाला है। ये जानकर भार्गवी काफी उदास थी लेकिन शशि कुमार वादा करता है कि वो 6 महीने बाद वापस जरूर आएगा। खैर तो जब शशि कुमार लखनऊ जाने के लिए स्टेशन पे जाता है तो उसे वहाँ नानूकुट्टन भी मिलता है जो कि उसे केले देके कहता है कि ये केले भार्गवी भिजवाई है। नानूकुट्टन शशि कुमार के साथ ट्रेन बोर्ड करता है saying कि वो दिल्ली जा रहा है। अब जैसे ही शशि कुमार केले खाता है उसकी सांस अटक जाती है और हम भी समझ पाते हैं कि नानूकुट्टन उस केले में जहर मिला दिया था। इसके बाद नानूकुट्टन अगले स्टेशन पे उतर जाता है और शशि कुमार वहीं ट्रेन में समाप्त हो जाता है। दूसरी तरफ हम भार्गवी को देखते हैं जो कि शशि कुमार का इंतजार करती रहती है और काफी समय बीत जाने के बाद भी उसे शशि कुमार की कोई खबर नहीं मिलती। नानूकुट्टन उसे शादी करने को कहता है पर वो फिर से मना कर देती है। अब एक रात जब भार्गवी घर में अकेली होती है तब वहाँ नानूकुट्टन आता है। भार्गवी उसे फिर से रिजेक्ट कर देती है और इस पॉइंट पे नानूकुट्टन रिवील करता है कि उसने शशि कुमार को मार दिया है। जी हाँ दोस्तों, ये सुन के भार्गवी बिल्कुल टूट जाती है और मौके का फायदा उठा के नानूकुट्टन उसे अपने साथ रहने को कहता है। इस बात पे भार्गवी उसे जोर से थप्पड़ मार देती है और गुस्से में नानूकुट्टन भार्गवी को कुएं में फेंक के समाप्त कर देता है। अब सीन एक बार फिर प्रेजेंट डे में शिफ्ट होता है जहाँ बशीर भार्गवी से पूछता है कि क्या ये कहानी सही है। तभी पीछे से नानूकुट्टन निकलता है और वो ये पूरी नरेशन सुन रहा था। जी हाँ दोस्तों, फिल्म के दौरान जो इंसान बशीर और रेस्टोरेंट वाले की बात छुप के सुन रहा था वो कोई और नहीं बल्कि नानूकुट्टन ही था। और अब नानूकुट्टन यहाँ बशीर के सामने आता है और वो कहता है कि बशीर की पूरी कहानी सही है लेकिन उसमें एक गलती है। ये सुन के बशीर वाज लाइक कोई नहीं, पब्लिश करने से पहले मैं वो गलती ठीक कर लूंगा। और इस पे नानूकुट्टन कहता है कि किताब पब्लिश करने के लिए तुम जिंदा ही नहीं बचोगे। नानूकुट्टन यहाँ बशीर के लिखे हुए पेपर्स को कुएं में फेंक देता है और यहाँ वो बशीर की एक मिस्टेक रिवील करता है। मिस्टेक ये थी कि शशि कुमार केला खा के तुरंत नहीं समाप्त हुआ था और ऐसे में नानूकुट्टन उसका गला दबा के उसे समाप्त किया था। नानूकुट्टन ये भी बताता है कि समाप्त होने से पहले भार्गवी बोली थी कि वो अपना और शशि कुमार का बदला नानूकुट्टन से लेगी, लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं क्योंकि इस कहानी का हीरो नानूकुट्टन है। बस फिर क्या था, बशीर और नानूकुट्टन में लड़ाई छिड़ जाती है जिसमें दोनों काफी चोटिल होते हैं और लड़ाई के अंत में नानूकुट्टन बशीर को वेल में समाप्त करने की कोशिश करता है पर बशीर नानूकुट्टन को ही कुएं में गिरा के खुद बच जाता है। हम देख पाते हैं कि भार्गवी ये सब घर से देख रही होती है। अब क्योंकि बशीर एक अच्छा इंसान था तो नानूकुट्टन को बचाने की कोशिश करता है, कुएं से निकालने के लिए रस्सी फेंकता है, लेकिन हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि पानी में भार्गवी की साड़ी नानूकुट्टन के पैरों में लिपट कर उसे अंदर खींच लेती है। इसका मतलब नानूकुट्टन समाप्त हो गया और इसके बाद वही ब्लू लाइट एक बार फिर से आती है और ये ब्लू लाइट अपने साथ वो सारे पेजेस कुएं से निकाल लेती है, मतलब वो पेजेस जो कि नानूकुट्टन फेंका था जिसमें बशीर कहानी लिखा है। सो या बशीर जो कुछ भी लिखा था वो सब उसे सही सलामत वापस मिल गया था।